2026। डियर स्टूडेंट्स, आज बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने कवर करना है उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी छोटा सा चैप्टर है क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं वो सिलेबस में शामिल नहीं है। सिर्फ 3 से 4 टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं और इस चैप्टर की ख़ास बात यह है कि इस चैप्टर में से 4 से 6 MCQs जो हैं वो मुख्तलिफ प्रोविंसेस के MD कैट में जो है वो लाजमी आते हैं। लास्ट ईयर जो MD कैट जो टेस्ट कंडक्ट किया गया उसमें भी डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर जो हैं तकरीबन 4 से 6 MCQs इस चैप्टर से जो है वो पूछे गए हैं। सो ये बहुत छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है और लेकिन इम्पोर्टेंस जो है इसकी बहुत ज़्यादा है। इस चैप्टर को जो है वो हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहला टॉपिक हमने डियर स्टूडेंट्स पढ़ना है वो है जी हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, तो इसमें टोटल 4 पार्ट्स होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। जो पहला पार्ट है वो है जी गोनैड्स, ठीक है, जो कि टेस्टिस पर जो है वो मुश्तमिल होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस पर मुश्तमिल होता है। सिंगुलर जो है वो टेस्टिकल की टर्म जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है वो है जी असेसरी डक्ट्स। अब ये जो गोनैड्स होंगे, ये जो टेस्टिकल्स होंगी, इसके साथ बहुत सारी डक्ट्स जो हैं, छोटी बड़ी डक्ट्स अटैच होंगी और इन डक्ट्स के साथ कुछ ग्लैंड्स भी जो हैं वो अटैच होंगे और लास्ट में जो है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा जिसे पीनस का नाम जो है वो दिया जाता है। तो ये टोटल 4 पार्ट्स हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हैं वो बनाते हैं। चलिए इसको हम डायग्राम के ज़रिए जो है वो समझते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब इसमें स्टार्ट से अगर हम देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये जो है ये है हमारे पास टेस्टिकल, ठीक है, जिसको हमने गोनैड्स का नाम दिया था। तो ये हमारे पास पेयर ऑफ टेस्टिकल्स है जिनको हम टेस्टिस का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास पहला पार्ट है जिसको हम क्या नाम देंगे, डेट इज कॉल्ड गोनैड्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गोनैड्स के बाद जो हमारे पास सेकंड पार्ट, अब आप देखिए कि इस टेस्टिकल के साथ ये कुछ यहाँ से ये डक्ट नुमा सिस्टम जो है ये यहाँ से ये स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो हमारे पास ये डिफरेंट जो डक्ट्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास असेसरी डक्ट्स में। आगे फिर इन डक्ट्स के नाम है, जैसे यहाँ पर हम पढ़ेंगे एपिडिडमस है, हमारे पास जो है वो वैस डेफरेंस हैं। आगे हम डिफरेंट इन डक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या कहा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है गोनैड्स का, जिसमें टेस्टिकल्स आ जाती हैं। फिर उन टेस्टिकल्स के साथ जो डक्ट्स अटैच होती हैं उनको हम नाम देते हैं, दे आर नोन एज असेसरी डक्ट्स। अब आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि ये जो डक्ट यहाँ पे यहाँ तक आ रही है। अब देखिए इस डक्ट में यहाँ पे रास्ते में ही यहाँ पर ये एक आपको एक पाउच नुमा एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। दरअसल ये क्या है, ये एक ग्लैंड है जो इस डक्ट के रास्ते में जो है वो मौजूद है या डक्ट के साथ जो है वो अटैच है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तीसरा जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये ग्लैंड है जो डक्ट के साथ अटैच है, लिहाजा इसको हम नाम देंगे असेसरी डक्ट। फिर यहाँ पर भी आप देखें ये भी ग्लैंड जो है वो मौजूद है, ये भी ग्लैंड, ये जो मैं ऑरेंज से हाईलाइट कर रहा हूँ ये सारे क्या हैं, ग्लैंड्स हैं। तो आप देखिए टोटल 3 किस्म के ग्लैंड्स हैं जो आगे चल के हमने पढ़ने भी हैं। तो इन तीनों को हम कोलेक्टिवली थर्ड पार्ट के अंदर जो है वो कैटेगराइज करेंगे, जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, असेसरी ग्लैंड्स। और फिर उसके बाद जो है लास्ट जो है वो पार्ट आ जाएगा, ठीक है। और वो लास्ट पार्ट क्या है, ये ट्यूब लाइक जो है ये पार्ट है। इस ट्यूब लाइक पार्ट को जो है वो हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज पीनस, ठीक है। तो ये जो ट्यूब लाइक पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, पीनस। डेट इज द 4th एंड लास्ट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज 4 पार्ट्स। नंबर 1 गोनैड्स, जिनको हम पेयर ऑफ जो कि टेस्टिस पर मुश्तमिल होते हैं। सेकंड, साथ अटैच असेसरी डक्ट्स। नंबर 3 ये साथ ही अटैच असेसरी ग्लैंड्स। और नंबर 4 पर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉपुलेटरी ऑर्गन आ जाता है जिसको हम पीनस का नाम जो है वो देते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, बारी बारी इनकी डिटेल जो है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं गोनैड्स की तरफ, ठीक है।
तो गोनैड बेसिकली क्या है, अल्टीमेटली इनको हम मेल गोनैड्स का नाम देंगे, ठीक है। अब मेल गोनैड्स जो है वो हमारे पास क्या है, दीज आर टेस्टिस, सिंगुलर होगा तो टेस्टिकल। अच्छा, अब टेस्टिस की अगर हम बात करें, टेस्टिकल की बात करें तो शेप क्या है, ये ओवल शेप होते हैं, जैसा कि आप देखें इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि जो टेस्टिकल्स हैं ये क्या है जी, ये ओवल शेप जो है, ये ओवल शेप जो है वो बॉडीज होती हैं, ओवल शेप बॉडीज होती हैं, ओवल शेप के जो हैं वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। साइज की बात करें तो ऑलिव सीड्स जो हैं उसके बराबर जो है वो इनका साइज होता है, ठीक है। दे हैव ऑलिव सीड्स लाइक जो है वो इनका साइज होता है। लोकेशन की अगर हम बात करें, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इनकी जो लोकेशन है, क्योंकि ड्यूरिंग डेवलपमेंट मतलब बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ये जो टेस्टिस होती हैं ये ऑलमोस्ट एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं, मतलब एब्डोमिनल रीजन के अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन जैसे ही बर्थ होती है तो बर्थ के बाद जो है, ठीक है, शॉर्टली आफ्टर बर्थ, बर्थ के कुछ ही टाइम के बाद जो है दे डेसेंड थ्रू, ठीक है, ये क्या करती हैं, एब्डोमिनल कैविटी से नीचे की तरफ आती हैं और ये बॉडी के बाहर एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम, ठीक है। तो बताने का मकसद यहाँ पर क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट बिफोर बर्थ जो है टेस्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, लेकिन जैसे ही बर्थ होती है तो बर्थ के बाद ये जो टेस्टिकल्स होती हैं ये एब्डोमिनल कैविटी से नीचे की तरफ डेसेंट मतलब नीचे की तरफ आती हैं और बॉडी नीचे की तरफ बॉडी के बाहर आकर बॉडी के बाहर एक थैली नुमा स्ट्रक्चर स्क्रोटम जिसको हम कहते हैं उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर कहा जाए टेस्टिकल्स कहाँ मौजूद होती हैं तो ये बॉडी के बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, उसके अंदर जो है ये पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो गोनैड्स हैं जिनको हम टेस्टिकल्स का नाम भी देते हैं, ये करती क्या है, इनका फंक्शन क्या है, तो इनका जो मेन फंक्शन है टेस्टिकल्स का वो क्या है, हेल्दी स्पर्म्स की जो है वो फॉर्मेशन करवाना है, ठीक है, हेल्दी स्पर्म्स की फॉर्मेशन करवाना है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 होता है, लेकिन हेल्दी स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम रिक्वायर्ड होता है। बाज़ बुक्स में जो है वो 34 भी मेंशन है, ठीक है, मतलब 35 के आसपास। तो 2 डिग्री जो है वो टेम्परेचर कम होता है स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। तो स्क्रोटम चूंकि बॉडी के बाहर मौजूद होता है, बॉडी के बाहर मौजूद एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिकल्स पाई जाती हैं, लिहाजा चूंकि ये स्ट्रक्चर बॉडी के बाहर मौजूद होता है लिहाजा इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होता है। और ये चीज़ हेल्दी स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, पिछले ही साल एमडी कैट में पूछा गया है, द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। याद रखिएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हमने कितने पार्ट्स पढ़े थे, हमने टोटल 4 पार्ट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। अब वो कहता है द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट मेंटेन्स द टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन इज। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। तो अभी हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा, दैट इज स्क्रोटम। ये एक सैक लाइक जो है वो स्ट्रक्चर है। स्क्रोटम क्या है, ये एक सैक लाइक जो है वो स्ट्रक्चर है जो बॉडी के बाहर मौजूद होता है और इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जो कि हेल्दी स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम टेस्टिकल्स का आउटसाइड तो हमने देख लिया कि साइज क्या है, शेप किस टाइप की है, कहाँ पर इनकी लोकेशन होती है बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ। अब थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। तो टेस्टिकल्स का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, स्लाइड की तरफ हम बाद में आएंगे, पहले जरा डायग्राम को देखें। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये टेस्टिकल का जो है वो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें एनाटॉमी जो है वो हम देखेंगे टेस्टिकल की। तो यहाँ पर आप देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा विजिबल हो जाए। अब ये डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास ये एक टेस्टिकल है, ठीक है, ये पूरी हमारे पास क्या है, ये एक टेस्टिकल है।
अब आप देखें कि इस टेस्टिकल के अंदर जब हम इसकी एनाटॉमी देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टेस्टिकल के अंदर कुछ पार्टीशंस बनी हुई हैं, ठीक है, कुछ पार्टीशंस बनी हुई हैं। अब ये जो पार्टीशंस हैं इनको हम कहते हैं सेप्टा, इनको क्या कहते हैं, सेप्टा। ज्यादा हैं तो प्लूरल टर्म यहाँ पे यूज की गई है, सेप्टी। अब इन पार्टीशंस की वजह से क्या होता है कि जो टेस्टिकल होती है वो अंदर से जो है वो छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है। ये जो पोर्शंस हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्स, या एक और टर्म भी हम डियर स्टूडेंट यूज करते हैं, लोब्यूल्स, टेस्टिकल लोब्यूल्स, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि एक टेस्टिकल के अंदर जो है, एक टेस्टिकल के अंदर बहुत सारे क्या मौजूद होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं। जैसे ये हमारे पास नंबर 1 लोब्यूल है, ये हमारे पास नंबर 2 है, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब हर टेस्टिकल के अंदर क्या मौजूद है, लोब्यूल्स हैं। अब उन लोब्यूल्स के अंदर क्या है, तो ये जो ग्रीन कलर का आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये जो ग्रीन कलर के आपको ये जो बलदार ये जो ट्यूब्स नजर आ रही हैं, हर लोब्यूल के अंदर जो है ये कुछ ट्यूब्स मौजूद होती हैं, कॉइल्ड ट्यूब्स मौजूद होती हैं, जिनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स भी इनको हम प्रोनाउंस करते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। अब इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब के इनके अंदर होती है मियोसिस के जरिए स्पर्म्स की फॉर्मेशन। और फिर इन टेस्टिकल्स के अंदर, तो दोबारा देखें, टेस्टिकल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल के अंदर क्या मौजूद होती हैं, सेमिनिफेरस कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं, जिनके अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। फिर यहां से ये स्पर्म्स जो हैं, फिर आप देखें ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहां पर इस जगह पर इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है। इस जगह को हम क्या नाम देते हैं, रेटिटेस्टिस। तो ये स्पर्म्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनेंगे, यहां से ये स्पर्म्स जाएंगे किसमें, रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस से फिर आप देखिए ये एक बड़ी सी ट्यूब जो है, एक कॉइल्ड ट्यूब जो है यहां से निकल रही है, जिसको हम कहते हैं एपिडिडमस। रेटिटेस्टिस से जाएंगे एपिडिडमस में, और एपिडिडमस से ये फिर एक बड़ी डक्ट में दाखिल होंगे, जिसे हम डक्टस डेफरेंस या वेज डेफरेंस भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। इसको स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है। यहां से ये फिर आगे जो है वो ब्लैडर की तरफ चले जाएंगे, और जैसे आगे फिर यूरिन बॉडी से पास आउट होता है, इसी तरह ये स्पर्म्स भी बॉडी से जो है वो पास आउट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है एक टेस्टिकल का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा मजीद जो है वो आइडिया हो जाए। देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने कहा कि जो टेस्टिस है या टेस्टिकल जो है, ठीक है, वो टेस्टिकल जो है वो अंदर से डिवाइडेड होती है बहुत सारे लोब्यूल्स में। अब एक टेस्टिकल के अंदर कितने लोब्यूल्स होते हैं, 250 से 300 लोब्यूल्स मौजूद होते हैं, और हर लोब्यूल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब कितनी हो सकती हैं, तो 1 से लेकर 4 तक ये ट्यूब्स हो सकती हैं, ठीक है। अब हमने कहा था तो टेस्टिकल के अंदर क्या मौजूद है, लोब्यूल्स। लोब्यूल के अंदर क्या मौजूद है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब हमने कहा था, मैंने ही कहा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। अब वो कौन करेगा, तो वो कहता है कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, इस ट्यूब की जो वॉल होती है, उस वॉल के अंदर उस वॉल के अंदर जो है, उस वॉल को हम क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम लेट्स से, चलिए हम थोड़ा सा डायग्राम के जरिए समझते हैं। लेट्स से जी, ये हमारे पास जो है ना, ये है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये हमारे पास एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जो कि कॉइल्ड ट्यूब होती है, ठीक है। अब इस ट्यूब की ये जो वॉल है, इस वॉल को हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम। अब इस वॉल के अंदर जो है, ठीक है, 2 टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं। इस जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर 2 किस्म के सेल्स होते हैं। एक होते हैं जर्म लाइन सेल्स, ठीक है, जर्म सेल्स भी इनको हम कहते हैं, जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवाएंगे, जिसको स्पर्मेटोजोआ भी कहा जाता है बाय मियोसिस, ठीक है। जबकि दूसरे जो सेल्स होंगे वो होंगे सर्टोलाई सेल्स। ये क्या करते हैं जी, ये बेसिकली जो स्पर्म्स डेवलप हो रहे होते हैं, जो बन रहे होते हैं, ये उनको नरिश करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं, उनको नरिश भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि स्पर्म्स जो हैं ये लिविंग सेल्स होते हैं, तो इनको लाइव रखने के लिए, इनको जिंदा रखने के लिए इनको नरिश करना बहुत ज़रूरी है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है।
तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो, इसकी वॉल के अंदर जिसको आप जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, उसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं। जर्म लाइन सेल्स जो मियोसिस के जरिए स्पम्स बनाते हैं, जो मेन फंक्शन है टेस्टिकल्स का, टेस्टिस का, और दूसरे हैं सर्टोलाई सेल्स जो इन्हीं स्पम्स की क्या करते हैं, नरिशमेंट करते हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, लेट्स से ये एक लोब्यूल है, ठीक है। अब इस लोब्यूल में लेट्स से एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये। अब ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, आगे हम थोड़ा सा डायग्राम के जरिए भी इसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अब जैसे हमने कहा था लोब्यूल के अंदर 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। लेट्स से ये एक लोब्यूल है, इसमें 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब इन ट्यूब्यूल्स के दरमियान में भी कुछ सेल्स होती हैं, इनको हम डियर स्टूडेंट्स कहते हैं लेडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। लेडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स ये क्या करते हैं जी, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसको मेल हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन बेसिकली क्या करवाता है, ये जर्म सेल्स की जो है वो मियोसिस करवाता है, मतलब ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन का बायस बनता है। सेकंड, यही हार्मोन मेल बॉडी के अंदर मेल कैरेक्टर्स भी प्रोड्यूस करता है, लाइक चेस्ट के ऊपर, फेस के ऊपर हेयर्स का ग्रो होना, ठीक है, तो मेल कैरेक्टर्स भी ये प्रोड्यूस करवाता है। चलें आगे बढ़ते हैं जी। अब यहीं पर हमारे पास एक एमसीक्यूज है, और जो अभी हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा, दी अदर नेम, ये भी पिछले साल एमडीकैट में पूछा गया जी, दी अदर नेम फॉर इंटरस्टिशियल सेल्स। तो क्या पढ़ा था हमने, अगला नेम जो सेकंड नेम था इंटरस्टिशियल सेल्स का, दे आर नोन एज लेडिंग सेल्स। क्या करती हैं जी ये सेल्स, तो हमने कहा था कि ये एक मेल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। ये स्पर्म और स्पर्म्स की प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब पहला पार्ट तो हो गया डिस्कस, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड पोर्शन की तरफ जिसका नाम है एक्सेसरी डक्ट्स। तो जैसे कि आपने देखा था कि हमारे पास इस तरीके से जो है वो टेस्टिकल मौजूद थी, फिर उस टेस्टिकल में यहाँ पर आपने देखा था कुछ ट्यूब्स थी जिनको हमने नाम दिया था रेटी टेस्टिस का। फिर हमने देखा कि उससे मजीद कुछ और ट्यूब्स निकल रही हैं, क्वायर ट्यूब, उनको हमने नाम दिया था एपिडिडमस का। यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा लेबल भी कर देता हूँ, ये हमारे पास है, ये इसको हमने क्या नाम दिया था, रेटी टेस्टिस, इसको क्या नाम दिया था, एपिडिडमस। और फिर यहाँ से हमने कहा था एक बड़ी सी डक्ट जो है वो निकलती है, और इस डक्ट को हमने क्या नाम दिया था, डक्टस डेफरेंस भी कहते हैं, इसको वैस डेफरेंस भी कहते हैं, और इसके साथ साथ इसको स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये स्पर्म्स को फिर आगे ब्लैडर के अंदर जो है वो ले जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक्सेसरी डक्ट्स की हम टॉपिक की तरफ आगे हैं। अब इनका काम क्या है, तो सिंपली इनका काम ये है कि टेस्टिकल के अंदर, टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स बने हैं ये क्या करेंगे, उन स्पर्म्स को कैरी करेंगी, ठीक है। ये डक्ट्स क्या करेंगे, उन स्पर्म्स को कैरी करेंगी, और कैरी करके ये लेकर जाएंगी, कहाँ तक लेकर जाएंगी, पीनस तक लेकर जाएंगी, ताकि फिर आगे उसको आउटसाइड बॉडी जो है स्पर्म्स को बाहर जो है वो भेजा जा सके, ठीक है। तो ये स्पर्म्स को बेसिकली टेस्टिकल से कैरी करके लेके जाती हैं आखिरी पार्ट की तरफ, कॉपुलेटरी ऑर्गन पीनस की तरफ, ताकि इनको स्पर्म्स को आउटसाइड बॉडी जो है वो रिलीज किया जा सके। अब कौन कौन सी डक्ट्स आती हैं, तो पहले नंबर पे हमारे पास जो डक्ट है कौन सी है जी, रेटी टेस्टिस, ठीक है। तो मेन डक्ट्स में अगर हम आए तो कुछ छोटे डक्ट्स भी हैं, लेकिन अब मेन डक्ट्स को ही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होनी चाहिए। पहली है जी रेटी टेस्टिस। अब रेटी टेस्टिस क्या करती हैं, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं मौजूद होती हैं लोब्यूल्स के अंदर, लोब्यूल्स के अंदर वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो क्या करती हैं जी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्पर्म्स बन जाते हैं, जब वो स्पर्म्स बन जाते हैं, ठीक है, स्पर्म के लिए ही स्पर्मेटोजोआ टर्म यूज होती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब स्पर्म्स बन जाते हैं तो स्पर्म्स क्या करते हैं, वो फिर एंटर होते हैं ट्यूब्स के एक नेटवर्क पर, क्योंकि यहाँ पर तमाम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आकर इकट्ठी होती, तो एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स बनता है जिसको हम कहते हैं रेटी टेस्टिस। फिर रेटी टेस्टिस से वो ट्यूब्स कहाँ पे आ जाती हैं, रेटी टेस्टिस से वो ट्यूब आ जाती हैं सेकंड डक्ट के अंदर जिसका नाम है, रेटी टेस्टिस के बाद किस में आ जाएंगी, एपिडिडमस में। ये भी एक क्वाइल्ड ट्यूब होती है, ठीक है, अपर साइड ऑफ टेस्टिस, तो ये टेस्टिकल्स के ऊपर साइड पर जो है वो मौजूद होती है। थोड़ा सा डायग्राम को भी देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए।
तो यहाँ पर आप देखें जी, ये अब देखिए ये टेस्टिकल है, तो टेस्टिकल के, ये टेस्टिकल है, तो टेस्टिकल के ऊपर वाली साइड पर ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे करके रेटिटेस्टिस होती है, यहाँ पे करके ये हमारे पास जो ये है एपिडिडमस, ठीक है, ये क्या है, एपिडिडमस, और तो टेस्टिकल की अपर साइड पर मौजूद है, और फिर यहीं से मेन डक्ट निकलती है जिसको आप वैस डेफरन कहते हैं, ठीक है। ये वैस डेफरन क्या करेगी, ये वैस डेफरन क्या करेगी, फिर ये स्पर्म्स को लेकर आएगी किसमें, ब्लैडर में, ठीक है, ब्लैडर से होते हुए फिर कुछ ग्लैंड से होते हुए ये चली जाती है किसमें, कॉपुलेटरी, ये किसमें चली जाती है, कॉपुलेटरी ऑर्गन में, ठीक है। अब कॉपुलेटरी ऑर्गन में कौन सी ट्यूब होती है, तो वैस डेफरन से आगे भी एक ट्यूब होती है, ये ट्यूब आप देखिए पीनस के अंदर से पास आउट हो रही है, ये ट्यूब है यूरेथ्रा, ठीक है, ये फिर पीनस के थ्रू बॉडी के बाहर जो है वो ओपन होती है। तो हमारे पास तकरीबन 4 से 5 जो है वो असेसरी डक्ट्स हैं। सबसे पहली हमने कौन सी पढ़ी थी, रेटिटेस्टिस, ठीक है, फिर ऊपर वाली साइड पर हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा एपिडिडमस होती है। अच्छा, अब एपिडिडमस का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स बन जाते हैं, तो स्पर्म्स बनने के बाद, स्पर्मेटोजोआ बनने के बाद एंटर हो जाता है रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से वो चला जाता है किसमें, एपिडिडमस में। अब एपिडिडमस के अंदर आकर स्पर्म्स स्टोर होते हैं, ना सिर्फ स्टोर होते हैं बल्कि टाइम भी यहाँ पे बता दिया, 18 घंटे तक ये एपिडिडमस में ही रहते हैं, और यहीं पर, और याद रखिएगा ये जो स्पर्म्स रेटिटेस्टिस से जो एपिडिडमस में आए हैं ये अभी इमेच्योर हैं, और इमेच्योर होने के साथ साथ ये नॉन मोटाइल भी हैं, नॉन मोटाइल भी हैं, ठीक है। अब ये जब एपिडिडमस में आएंगे तो एपिडिडमस में काफ़ी टाइम पड़े रहेंगे, यहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर होंगे, और मेच्योर होने का मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता ये नॉन मोटाइल से ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोटाइल स्पर्म्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। तो एपिडिडमस वो असेसरी डक्ट है जहाँ पे स्पर्म्स स्टोर भी होते हैं, और यहीं पर स्पर्म्स जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर भी होते हैं, मतलब मोटिलिटी जो है वो इनके अंदर डेवलप हो जाती। फिर आपने देखा था कि एपिडिडमस के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो मेन डक्ट है वो कौन सी है जी, वैस डेफरेंस। ये मस्कुलर ट्यूब होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, स्पर्म्स को एपिडिडमस से कहाँ पे लेके जाना, यूरेनरी ब्लैडर में ले जाना। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। देन उसके बाद एक और डक्ट आती है जी, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। ये जी ये कैसे बनती है, फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ वैस डेफरेंस प्लस सेमिनल वेजिकल। ये सेमिनल वेजिकल क्या है डियर स्टूडेंट, ये ग्लैंड है जो आगे हमने पढ़ना है। एसेसरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड्स हैं, उसमें पहले नंबर पे जो ग्लैंड हमने पढ़ना है वो सेमिनल वेजिकल है, ठीक है। तो ये अब ये 2 वैस डेफरेंस है, देखिए जरा, अब कह रहे हैं ये ट्यूब कैसे बनेगी, जब वैस डेफरेंस 2 होंगी, वैस डेफरेंस जो दोनों टेस्टिकल से आएंगी, 2 सेमिनल वेजिकल जब ये आपस में मिलेंगी तो इनके मिलने से जो ट्यूब बनेगी उसको हम कहेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। चले डायग्राम की तरफ आ जाए, ये डक्ट भी बतानी ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। अब देखें डियर स्टूडेंट, एक वैस डेफरन ये जो एक टेस्टिकल से आ रही है, एक वैस डेफरन ये है जो दूसरी टेस्टिकल से आ रही है, और ये दोनों वैस डेफरन किस में आ रही है, यूरेनरी ब्लैडर में आ रही है। फिर आप देखें यहाँ पे इसी के साथ 2 ग्लैंड्स भी अटैच हैं। ये कौन से ग्लैंड्स हैं जी, सेमिनल वेजिकल, जी हाँ, सेमिनल वेजिकल जो हमने अभी बात की थी। अब आप देखें कि ये दोनों वैस डेफरेंस हैं, ये दोनों सेमिनल वेजिकल हैं, ठीक है। इस जगह पर आकर ये दोनों क्या हो गई हैं, कंबाइन हो गई हैं, ठीक है। इस जगह पर आकर आप देखें ये दोनों यहाँ पर आकर ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, मतलब दोनों वैस डेफरेंस और दोनों सेमिनल वेजिकल यहाँ पर आके कंबाइन हो रहे हैं, और इनके कंबाइन होने से ये जो ट्यूब बनी है यहाँ पर, ये वाली जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और यही इजैकुलेटरी डक्ट जो है ये फिर मज़ीद आगे बढ़ती है, ठीक है, ये आगे तक जाती है, और जैसे ही ये पीनस के अंदर से गुजरती है तो इसका नाम बदल जाता है। इसका नाम फिर हम एक नई डक्ट का नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं यूरेथ्रा। तो यहाँ पर हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट भी जो है वो मौजूद है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो हमारे पास जो है इजैकुलेटरी डक्ट है,
और ये इजैकुलेटरी डक्ट फिर आगे ओपन होती है किसमें, यूरेथ्रा में। तो यूरेथ्रा क्या है, ये भी कॉमन ट्यूब है क्योंकि उसी से आगे आ रही होती है फॉर पैसेज ऑफ यूरिन एंड सीमन। ठीक है, यूरिन एंड सीमन। अब सीमन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो स्पर्म्स हैं, ये स्पर्म्स जब डक्ट से गुजर रहे होते हैं, जैसे या भी वैस डेफरेंस में जब एंटर होंगे तो आपने देखा वैस डेफरन के साथ जो है सेमिनल वेजिकल भी अटैच थे। फिर आपने देखा उसके साथ कुछ दूसरे ग्लैंड्स भी अटैच थे। तो वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, अपनी सिक्रीशंस ऐड करते हैं स्पर्म्स के अंदर। तो जब स्पर्म्स में ग्लैंड्स की सिक्रीशन ऐड होती है तो फिर बनता है सीमन। ये सीमन फिर यूरेथ्रा से होते हुए जो है ये फिर बॉडी से पीनस के थ्रू जो है वो पास आउट हो जाता है। याद रखिएगा, यूरेथ्रा एक ट्यूब है, ठीक है, जो पीनस के अंदर मौजूद होती है और यही पीनस के थ्रू बाहर ओपन भी होती है। इसी के जरिए यूरिन भी पास होता है, इसी के जरिए सीमन भी पास होता है। ठीक है, तो यूरेथ्रा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट भी है, यूरेथ्रा जो है वो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट भी, इसीलिए इसको हम यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं। यूरिनो मीन यूरिनरी सिस्टम, जेनिटल मीन अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब सीमन की टर्म हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो याद रखना है कि टेस्टिकल में स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म एज इट इज पास नहीं होते। ये स्पर्म्स जो होते हैं, दोबारा डायग्राम की तरफ आते हैं, ये जो स्पर्म्स हैं, ठीक है, अब देखिए इसके अंदर लेट से इसके अंदर कलर थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। इसके अंदर जब स्पर्म्स बनेंगे, टेस्टिकल के अंदर जब स्पर्म्स बनेंगे, वो स्पर्म्स जाएंगे रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से जाएंगे एपिडिडमस में, एपिडिडमस से जाएंगे वैस डेफरन में। ठीक है, अब वैस डेफरन से जब गुजरेंगे तो ये देखें यहाँ पर क्या मौजूद है, ये सेमिनल वेजिकल मौजूद है, सेमिनल ग्लैंड भी इसको पढ़ते हैं। फिर थोड़ा आगे जाएंगे, इजैकुलेटरी डक्ट से जब गुजरेंगे तो यहाँ पर दूसरा ग्लैंड मौजूद है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद है। फिर थोड़ा मजीद आगे पास करेंगे, यहाँ पे दो छोटे छोटे ग्लैंड्स मौजूद हैं, इनको हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये भी ग्लैंड्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये उन स्पर्म्स के अंदर अपनी सिक्रीशंस ऐड करते चले जाते हैं। तो इनकी सिक्रीशंस जब स्पर्म्स के अंदर ऐड होती हैं तो क्या बनता है, सीमन बनता है। और यही सीमन फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से, जो कि पीनस के अंदर मौजूद एक ट्यूब होती है, इसके जरिए बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि ये तीन जो ग्लैंड्स हैं, जिनको हमने एक्सेसरी ग्लैंड्स का नाम दिया था, जो कि तीसरा पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये कौन कौन सी सिक्रीशंस ऐड करते हैं और इनका मकसद क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो दो पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम आ जाते हैं तीसरे पोर्शन की तरफ। तीसरा पोर्शन हमारे पास क्या है जी, एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये जी तीन ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास जो अपनी क्या करते हैं, सिक्रीशंस को ऐड कर रहे होते हैं स्पर्म्स में, जिससे क्या बनता है, सीमन बनता है। तो स्पर्म्स प्लस सिक्रीशंस इज इक्वल टू सीमन जो है वो बन जाता है। अब पहला जो ग्लैंड था वो कौन सा था, सेमिनल वेजिकल या सेमिनल ग्लैंड। ठीक है, ये क्या करता है जी, सिक्रीट आ फ्लूइड, ये एक फ्लूइड नुमा मटेरियल जो है वो स्पर्म्स के अंदर सिक्रीट करता है या ऐड करता है। अब इस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, इस फ्लूइड के अंदर बड़ी मिकदार में शुगर होती है, और शुगर का मेन मकसद क्या है, स्पर्म्स को मूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, क्योंकि स्पर्म्स मोटाइल सेल्स हैं, ठीक है, और मोटाइल ये कहाँ पर हुए थे, एपिडिडमस के अंदर हुए थे। तो स्पर्म्स के अंदर जो है उनको एनर्जी प्रोवाइड कौन करेगा, शुगर करेगी, और ये शुगर जो है ये कौन सिक्रीट करेगा, सेमिनल वेजिकल। फिर सेकंड नंबर पर जो ग्लैंड है वो है जी प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है। अगर आप डायग्राम को दोबारा देखेंगे, स्लाइड अगर आप पीछे वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड जो है वो देखेंगे तो उसमें आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है, ये कहाँ पर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के इनसाइड होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे मौजूद होता है। ये काफ़ी सॉफ्ट ग्लैंड्स होते हैं, स्पंजी नेचर के होते हैं। ये क्या करते हैं, अल्कलाइन नेचर की सिक्रीशन ऐड करते हैं स्पर्म्स के अंदर। ठीक है, और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि सीमन, ये जो सेमिनल वेजिकल है और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इन दोनों की जो सिक्रीशंस हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे ओ आना है, तो इन दोनों ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है जब स्पर्म्स के अंदर ऐड होती है तो क्या बनता है, सीमन बनता है। इसका मतलब है कि जो तीसरा ग्लैंड अभी हमने पढ़ना है उसकी सिक्रीशन जो है वो होगी, लेकिन वो सीमन नहीं बनाएगी। ठीक है, स्पर्म्स के अंदर दो सिक्रीशंस ऐड होती हैं, एक सिक्रीशन सेमिनल वेजिकल की होती है,
स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, दूसरी सिक्रीशन जो है वो अल्कलाइन नेचर की होती है। ठीक है, तो इन दोनों की ग्लैंड्स की सिक्रीशन जब स्पर्म्स में ऐड होगी तो ही सीमन जो है वो बनेगा। ठीक है, जबकि जो तीसरा ग्लैंड है जिसको हम बल्बो, छोटे साइज के होते हैं ये बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड भी इसको कहा जाता है, इसका दूसरा नाम भी आप याद रखना है। ये क्या करते हैं, ये भी एक फ्लूइड बनाते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, यूरेथ्रा जो कि एक ट्यूब है, ठीक है, जिसके जरिए अल्टीमेटली सीमन ने बॉडी से बाहर जाना है, उसको उस ट्यूब की दीवारों को लुब्रिकेट करते हैं। ठीक है, फॉर स्पर्म पैसेज, ताकि स्पर्म्स जो हैं वो इजीली मूव कर सकें थ्रू दिस ट्यूब एंड प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव न्यूट्रल एनवायरनमेंट फॉर स्पर्म्स टू सर्वाइव। तो बेसिकली जो तीसरा ग्लैंड है उसकी जो सिक्रीशन है वो यूरेथ्रा की वॉल को लुब्रिकेट करती है और उस जगह का जो एनवायरनमेंट है उसको न्यूट्रल कर देती है ताकि स्पर्म्स वहां से इजीली जो है वो पास हो सके। तो बेसिकली ये सिक्रीशन स्पर्म के अंदर ऐड नहीं होती, इसीलिए सीमन में हमने कहा था कि सीमन में जो पहले दो ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशंस ही मौजूद होती हैं। ठीक है, ये याद रखना आपने। अब यही यहाँ पे इसकी समरी जो है डियर स्टूडेंट, ये समरी हमने यहाँ पे बना दी आपके लिए आसानी के लिए, टेबल बना दिया हमने। तो सेमिनल वेसिकल हमने पढ़ा, प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ा, काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पढ़ा। अब सेमिनल वेसिकल कहाँ पे होता है, पेयर्ड फॉर्म में होता है। हमने देखा तो दो सेमिनल वेसिकल थे। ठीक है, और ये किसके साथ अटैच होती है, वेस डेफरन के साथ अटैच होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होती है, हमने पढ़ा था। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स की बात करें तो ये मटर के दाने के बराबर जो हैं, छोटे साइज के जो हैं ये ग्लैंड्स होते हैं और ये कहाँ पर होते हैं, प्रोस्टेट के नीचे होते हैं। ये भी डायग्राम के अंदर आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, अब सेमिनल वेसिकल की जो सिक्रीशन है उसमें क्या होती है, शुगर होती है। शुगर का नाम भी पता होना चाहिए आपको, फ्रुक्टोज शुगर होती है जो कि अल्टीमेटली क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी का बायस बनेगा स्पर्म्स की मूवमेंट के लिए। प्रोस्टेट ग्लैंड की जो अल्कलाइन सिक्रीशन है वो क्या करती है, स्पर्म्स को नरिश करती है, स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करती है। बिल्कुल यही काम कुछ और सेल्स भी कर रहे थे। शुरू में हमने पढ़े थे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो वॉल है जिसको आप जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, उसमें दो किस्म के सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स जो स्पर्म्स बनाते हैं और एक और सेल हमने पढ़े थे सर्टोलाई सेल्स, वो भी एक फ्लूइड बनाते हैं जो कि स्पर्म्स की क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, उनको नरिश करते हैं जब तक वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद काउपर ग्लैंड जो है इसकी सिक्रीशन क्या करती है, यूरेथ्रा की जो वॉल है उसको स्लिपरी बना देती है ताकि स्पर्म्स जो है वो बासानी वहाँ से गुजर सके और वहाँ का एनवायरनमेंट को भी न्यूट्रल कर देती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो समरी हमने टेबल की फॉर्म में डिस्कस कर ली। अब जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द असेसरी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नॉट द असेसरी ग्लैंड। तो तीन ही असेसरी ग्लैंड हमने पढ़े, बल्बो यूरेथ्रल भी पढ़ा हमने, सेमिनल वेसिकल भी पढ़ा हमने, प्रोस्टेट भी पढ़ा। टेस्टिस जो हैं ये हमारे पास ये ग्लैंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, वो होगा टेस्टिस। नोट का पूछा उसने। ठीक है, नेक्स्ट जी हमारे पास लास्ट पार्ट है, ये हमारे पास लास्ट पोर्शन है जी, कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, कॉपुलेटरी ऑर्गन, स्लाइड को थोड़ा सा जो है वो हम छोटा कर लेते हैं जी। कॉपुलेटरी ऑर्गन लास्ट पार्ट, ये क्या है जी, मस्कुलर ऑर्गन है, ये भी बॉडी के बाहर मौजूद होता है। ठीक है, स्क्रोटम की तरह ये भी बॉडी के बाहर मौजूद होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। अब इसके अंदर आपने देखा था, इसके अंदर क्या मौजूद थी, इसके अंदर एक ट्यूब मौजूद थी यूरेथ्रा, जो कि फिर बॉडी के बाहर ओपन होती है। इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, एक इसके अंदर आर्टरी होती है, दो इसके अंदर वेन्स होती हैं। ठीक है, मतलब ब्लड वेसल्स भी इसके अंदर मौजूद होती हैं जो कि हेल्प करती हैं इन इरेक्शन। ठीक है, इरेक्शन में हेल्प करती हैं। और इसके अंदर ये जो ट्यूब है यूरेथ्रा, ये क्या करती है, हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ सीमन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो कॉपुलेटरी ऑर्गन का काम क्या है कि यूरेथ्रा के थ्रू जो है ये सीमन को एंटर करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी कि बॉडी से, मेल बॉडी से बाहर इनको रिलीज कर दिया जाता है। अब की पॉइंट्स कुछ अगर आप रिवाइज करना चाहें तो स्पर्म्स की प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। हार्मोन यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व होता है जी, टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन बनाता है, इंटरस्टिशियल सेल, जिनका दूसरा नाम है लेडिंग सेल्स। स्पर्म्स की स्टोरेज कहाँ पर होती है, स्टोर कहाँ पे होते हैं, मेच्योर कहाँ पे होते हैं, तो ये हमने पढ़ा था एपिडिडमस के अंदर होते हैं। ठीक है, 18 आवर्स तक जो है वो एपिडिडमस के अंदर ये रहते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए फिर डक्ट्स अटैच होती हैं,
ठीक है। टेम्परेचर स्पम्स की प्रोडक्शन के लिए लगभग 35, बाज बुक्स में 34 भी जो है वो मेंशन किया गया है। यूरेथ्रा जो है ये कॉमन पैसेज है, इसके थ्रू यूरिन ने भी पास होना है, सीमन ने भी पास होना है, सो इसको हम यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डक्ट सिस्टम जो है उसमें स्पम्स का जो पाथ है वो क्या है, तो वो तो वैसे मैंने काफ़ी बार रिवाइज किया, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। स्पम्स बनते कहाँ पर हैं, तो स्पम्स डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था, स्पम्स बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। यहाँ से फिर ये चले जाते हैं रेटी टेस्टिस में। ठीक है, रेटी टेस्टिस से, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पम्स बने, यहाँ से ये गए रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से ये किस में आ जाते हैं, एपिडिडमस में, जो कि हमने पढ़ा था प्रेजेंट अबव द टेस्टिकल। यहाँ पर ये स्टोर भी होते हैं, मेच्योर भी होते हैं, मतलब मोटिलिटी भी इनके अंदर आ जाती है। एपिडिडमस से आती है ये वैस डेफरन में। ठीक है, जिसको स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। वैस डेफरन फिर हमने पढ़ा था, जब ये कंबाइन होती हैं दोनों तो क्या बनती है, एक नई डक्ट बनती है, इसको हम इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ये डक्ट फिर आगे यूरेथ्रा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो फिर बॉडी के बाहर जो है वो स्पर्म्स को सीमन की फॉर्म में क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। अच्छा, अब चारों पार्ट्स हमने पढ़ लिए, चारों पार्ट्स का हमने फंक्शन पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा सा हमने और डिटेल में जाना है कि टेस्टिस के अंदर हमने ये तो कहा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती कैसे है, और स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती कौन से सेल से, ये भी हम पढ़ चुके हैं, जर्म सेल से, लेकिन कैसे। तो डियर स्टूडेंट्स, पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसे सेल्स बनाते हैं जो मियोसिस करके फिर आगे स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवाते हैं इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो मीन स्पर्म ही है, जेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये होगी किसके जरिए, मियोसिस के जरिए होगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। अच्छा, अब कैसे होगी, तो उसका ये सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे बताया गया है, लेकिन उस सीक्वेंस को स्टडी करने से पहले हम यहाँ पे इसको डायग्राम पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम अंडरस्टैंड हो जाएगी तो सीक्वेंस ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगा। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है टेस्टिकल। अब टेस्टिकल के अंदर हमने पढ़ा था ये वाला इतना पोर्शन हमने क्या किया है, ये इतना हमने इसका क्रॉस सेक्शन लिया है और उसको हमने यहाँ पे जूम कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ये हमें वॉल दिखाई दे रही है, ये मोटी सी वॉल, ये क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल है। अब इस वॉल के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था दो किस्म के सेल्स होते हैं, जिसमें एक सेल हमने पढ़ा था कि इस वॉल के अंदर एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं जर्म लाइन सेल। फिर दूसरा सेल भी हमने पढ़ा था सर्टोलाई सेल्स। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करें। अभी हम देख रहे हैं स्पर्म्स की प्रोडक्शन कैसे होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक क्रॉस सेक्शन लिया, उसमें ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल है। अब इस वॉल के अंदर ये एक सेल मौजूद है, जर्म लाइन सेल। ठीक है, ये जर्म लाइन सेल जो है वो मौजूद है। अब ये जर्म लाइन सेल जो है ये क्या करता है, ये जर्म लाइन सेल स्पर्म्स बनाएगा। कैसे, ये जर्म लाइन सेल्स पहले तो ये करेगा डिवाइड। ठीक है, ये जर्म लाइन सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब ये सेल डिवाइड करेगा तो इसके डिवाइड होने से कुछ नए सेल्स बनेंगे, नए सेल्स बनेंगे। ये जो नए सेल्स होंगे इनको हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम। क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनियम। ज्यादा होंगे तो स्पर्मेटोगोनिया, हम एक को लेके चलेंगे तो स्पर्मेटोगोनियम। बाकी जो होंगे वो फ्यूचर में यूज हो जाएंगे, अभी हम एक को लेके चल रहे हैं। तो जर्म लाइन सेल्स डिवाइड करेंगे, माइटोसिस के जरिए डिवाइड करेंगे, नए सेल बनाएंगे जिसको हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम। ये जो सेल होगा ये करेगा मियोसिस। अब देखिए मियोसिस के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आई रिपीट, सिंपल इसको करते हैं, जर्म लाइन सेल डिवाइड करेंगे, ठीक है, नए सेल बनाएंगे स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, अब ये जो सेल बना है ये माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके ये एक सेल बनाएगा जिसको हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा। पहले मियोसिस 1 करेगा, नए सेल बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर मियोसिस 2 होगी
तो 4 सेल्स अल्टीमेटली बन जाएंगे स्पर्मेटिड्स। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वो सेल है जो मियोसिस करता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो सेल है जो मियोसिस 1 करके पहले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है और फिर मियोसिस 2 के नतीजे में अल्टीमेटली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो है वो अल्टीमेटली क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। 4 स्पर्मेटिड्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ना, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूवेबल नहीं होते, ठीक है, ये इमेच्योर, आप कह सकते हैं इमेच्योर स्पर्म्स होते हैं। तो फिर ये कुछ टाइम के बाद जो है, जैसे हमने पढ़ा था एपिडिडमस में मेच्योरेशन होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स हैं इनके अंदर आती हैं कुछ चेंजेस, इस सेल में आती हैं चेंजेस, और उन चेंजेस के नतीजे में क्या होता है, ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म्स के अंदर, मतलब मोटाइल सेल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपने याद रखना है। सीक्वेंस में रिपीट कर देता हूँ, जर्म सेल्स डिवाइड करके बनाएंगे नए सेल्स स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस के जरिए डिवाइड करके बनाएंगे नए सेल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो अल्टीमेटली मियोसिस करके बनाएंगे नॉन मोटाइल स्पर्म्स, जिनको हम कहेंगे स्पर्मेटिड्स। ये फिर इन सेल्स के अंदर चेंजेस आएंगी और उन चेंजेस के नतीजे में मोटाइल स्पर्म्स की प्रोडक्शन जो है वो होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक स्पर्म बना, और ये कहाँ पे होगी, एपिडिडमस में, क्योंकि मेच्योरेशन कहाँ पे होती है, नॉन मोटाइल से मोटाइल में कब कन्वर्ट होते हैं, एपिडिडमस के अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्पर्म बना है, ये जो स्पर्म बना है जिसको आप स्पर्मेटोजोआ भी कहेंगे, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ भी कहेंगे। देखिए यहाँ पे ये स्पर्मेटोजोआ यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है, ये जो स्पर्म है, इसके पार्ट्स कितने होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, जो स्पर्म होता है ना, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हेड, सेकंड होता है मिड पीस, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हेड है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मिड पीस है, और ये हमारे पास जो है वो फिर टेल पोर्शन है, ठीक है। हेड जो है, हेड के अंदर जो है एक हेड की जो ऊपर वाली सतह होती है, ये एक ना कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है, इसको कहते हैं एक्रोसोम। इसमें न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस भी होता है इसके अंदर। मिड पीस की बात करें तो मिड पीस में कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, सेंट्रियोल है। ये सेंट्रियोल जो ऑर्गेनेली है, ये फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती है। ये आप सेल स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेंट्रियोल क्या करती है, इससे जो माइक्रोट्यूब्यूल बनती है, उस माइक्रोट्यूब्यूल्स के मिलने से एक फिलामेंट बनता है जिसको कहते हैं एक्सियल फिलामेंट, जिसको हम, जो टेल का काम जो है वो करती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया अल्टीमेटली एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेगा स्पर्म्स की मूवमेंट के लिए। तो ये कुछ चीज़ें भी आपने याद रखनी है। दोबारा पिछली स्लाइड की तरफ जाते हैं, तो जो चीज़ें हमने पढ़ी, देखें, जर्म लाइन सेल्स, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ जी, जर्म लाइन सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस एंड प्रोड्यूस मेनी सेल्स, ठीक है। जर्म सेल्स जो डिवाइड करेंगे, मियोसिस से पहले पहले जितनी भी डिवीजन होनी है वो माइटोसिस के जरिए ही होनी है, ये याद रखिएगा। तो जर्म लाइन सेल्स डिवाइड करके नए सेल्स बनाएंगे जिनको हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। अब उनमें से एक तो हम आगे लेके चल रहे हैं, बाकी फ्यूचर में यूज होता है। अब स्पर्मेटोगोनियम क्या करता है, वो माइटोसिस करके बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहले मियोसिस 1 करते हैं, जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर वो मियोसिस 2 करते हैं, तो नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स बनते हैं, जो बाद में फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं इनके अंदर, जिससे एक इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म्स के अंदर कन्वर्ट। अब ये सारा वो सीक्वेंस लिखा है जो यहाँ पे डायग्राम के अंदर जो है वो मौजूद है, और ये आपने मैट्रिक की क्लासेस के अंदर भी ये सीक्वेंस जो है वो पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब एक एमसीक्यू हल कर लेते हैं जी, यूएचएस के अंदर आया था पिछले ही साल। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन विच पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कहाँ पे हो रही है स्पर्मेटोजेनेसिस, कहाँ पे हो रही है स्पर्मेटोजेनेसिस, इनसाइड टेस्टिस। कहाँ पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा था इसकी वॉल के अंदर होते हैं जर्म लाइन सेल्स, और इन्हीं सेल से फिर आगे किसकी प्रोडक्शन होनी है, स्पर्म्स की जो है वो प्रोडक्शन होनी है बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, अब ये जो स्पर्म मैच्योर होगा, मैच्योर मोटाइल, उसमें मोटिलिटी की एबिलिटी मौजूद होगी। अब इसके 3 पार्ट्स होंगे, हेड होगा, मिड पीस होगा और टेल होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हेड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, 2/3 ऑफ हेड,
2/3 ऑफ हेड के 3 हिस्से करें तो 2 हिस्सों के बराबर जो हिस्सा है हेड का, इट इज कवर्ड बाय अ थिक कैप कॉल्ड एक्रोसोम। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, और इसमें न्यूक्लियस होता है। मिड पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनर्जी के लिए, और सेंट्रियोल मौजूद होता है। ये सेंट्रियोल जो है ये फिर क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है। उन माइक्रोट्यूब्यूल्स के मिलने से एक फिलामेंट बनता है जिसको आप एक्सियल फिलामेंट कहते हैं, जो फिर टेल का काम करता है। अल्टीमेटली ये फिर स्पर्म्स की मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि स्पर्मेटिड्स जो हैं ये नॉन मोटाइल हैं, और ये मोटाइल होते हैं, मतलब स्पर्म्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम पहले भी एमसीक्यूज भी पढ़ चुके हैं। ये मैच्योरेशन कहाँ पे होती है, ये एपिडिडमस के अंदर होती है। एपिडिडमस में स्टोरेज भी होती है और मैच्योरेशन भी होती है। स्टोरेज कितने टाइम के लिए होती है ये हम पढ़ चुके हैं। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कितने टाइम के लिए स्पर्म्स की जो है वो स्टोरेज होती है एपिडिडमस में। अच्छा जी, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन को कहते हैं। ड्यूरिंग वन इंटरकोर्स तकरीबन 100 मिलियन जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज्ड होते हैं। तकरीबन 100 मिलियन जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज होते हैं किस में जी, ठीक है, स्पर्म्स रिलीज होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर रिलीज होते हैं। उनमें से सिर्फ एक ही होता है जो एग को फर्टिलाइज करता है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखना है, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो स्पर्म सेल है, साइज है लगभग 5 माइक्रोमीटर। और ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो ओवम है, एग सेल है, साइज होता है जी इसका 120 माइक्रोमीटर। सो जी यहाँ पे हमारा लगभग जो है उसके चारों पार्ट्स भी हो गए, स्पर्म्स कैसे बनते हैं वो भी हो गए। अब इसको ना हमने हार्मोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। इस टॉपिक को हमने हार्मोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो डिस्कस करना है। तो इसके लिए ना डियर स्टूडेंट हमारे पास ये मैंने एक स्लाइड बनाई है, ठीक है, ये हमने एक स्लाइड बनाई हुई है। अगर आप इस स्लाइड को याद कर लेंगे तो जो पिछली स्लाइड है जिसमें थ्योरी भी दी गई है, थ्योरी डियर स्टूडेंट्स हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको यहीं से आप इसको याद करें, ठीक है। हाँ, ये नहीं है कि आपको जस्ट कॉन्सेप्ट दे दिया, बाद में आप याद करने के लिए मुख्तलिफ बुक्स जो हैं वहाँ से उसको जो है वो देख रहे हो कि जी कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर ही आपको सारा जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए जी, हार्मोन्स भी यहाँ पर इन देखने हैं, क्योंकि हार्मोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो इन्वॉल्व कौन होगा इस पूरे प्रोसेस में, वो जो जर्म लाइन सेल्स हैं उनको कौन बताएगा कि जी स्पर्म्स की प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अल्टीमेटली सबसे मेन रोल आएगा हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस का कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। ब्रेन का पार्ट है बेसिकली, ठीक है, 4 ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, उसमें एक पार्ट है लिम्बिक सिस्टम, उसका आगे फिर ये फर्दर जो है वो सब पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस, और ये होता कब है, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है मैं बताना भूल गया था। स्पर्मेटोजेनेसिस होगी कब, व्हेन अ मेल स्टार्ट्स टू मैच्योर, जिसको आप पुबर्टी स्टेज भी कहते हैं, ठीक है, एट पुबर्टी ये सारा काम होना है। तो जैसे ही एक मेल मैच्योर होगा तो उसके हाइपोथैलेमस, ब्रेन का ये जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है, उससे कुछ फैक्टर्स रिलीज होंगे, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर्स या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये हार्मोन जाएगा किसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर होता है, मीडियन होता है और पोस्टीरियर होता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनेड व्हेन अ मेल स्टार्ट्स टू मैच्योर, तो हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन रिलीज होता है जो जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को, पार्ट को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। अब उससे क्या होता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। एक है जी, एक जो ग्लैंड है वो है जी FSH, और जो दूसरा ग्लैंड है वो है LH। अब FSH जो है ये क्या करेगा, ये जाएगा टेस्टिस में, ठीक है, और जाकर क्या करेगा, टेस्टिस में जो सर्टोलाई सेल्स हैं, ठीक है, सर्टोलाई सेल्स हैं, उन सर्टोलाई सेल्स को क्या करता है जी, उन सर्टोलाई सेल्स की क्या, उनसे क्या करवाता है, यहाँ पे जर्म लाइन सेल आना चाहिए था, जर्म लाइन सेल आना चाहिए था, उनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है ताकि उससे क्या हो, स्पर्मेटोजेनेसिस हो। यहाँ पे जर्म लाइन सेल आना चाहिए था,
मेरे ख्याल में जर्म लाइन सेल आना चाहिए था। तो FSH जर्म लाइन सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, जिससे जर्म लाइन सेल्स क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, वो जो हमने पढ़ा था जर्म लाइन सेल डिवाइड करते हैं इससे आके स्पर्मेटो को। तो जर्म लाइन सेल को कैसे पता चलेगा कि मैंने डिवाइड करना है, वो ये बताएगा हार्मोन FSH हार्मोन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। तो याद रखिएगा मेल बॉडी में जो FSH हार्मोन, क्योंकि ये हार्मोन फीमेल बॉडी में भी होता है तो अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो FSH जो है ये सिर्फ फीमेल में नहीं होता, ये मेल में भी होता है। तो FSH हार्मोन क्या करता है, ये मेल बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। जबकि LH हार्मोन क्या करता है, वो हमने पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, लेडिंग सेल्स होते हैं, उनको जाके स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। टेस्टोस्टेरोन जब बनेगा तो जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसकी भी डेवलपमेंट होगी। अच्छा, ये टेस्टोस्टेरोन ना फिर नेगेटिव फीडबैक का काम करता है। ये क्या करता है जी, ये टेस्टोस्टेरोन जैसे जैसे ये टेस्टोस्टेरोन बनता जाएगा, ये क्या करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से LH की प्रोडक्शन को इनहिबिट करवाएगा। दूसरा, हाइपोथैलेमस से भी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की जो प्रोडक्शन है उसको कम करेगा, ठीक है, मतलब नेगेटिव फीडबैक, यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा। दूसरी तरफ जो ये सेल्स होंगे ये भी क्या करेंगे, ये FSH की प्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगे जब ये आगे प्रोसेस जो है वो चल पड़ेगा। थोड़ा सा स्लाइड को भी देख लेते हैं ताकि जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है जी, हमने पढ़ा था एट पुबर्टी हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करता है। ये क्या करता है, जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड आगे दो हार्मोन बनाता है, FSH हार्मोन, LH हार्मोन। FSH हार्मोन जो है ये क्या करते हैं, ये FSH हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जाकर क्या करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जर्म सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो। LH हार्मोन लुटेनाइजिंग हार्मोन, ये लेडिंग सेल्स को जाकर स्टिमुलेट करते हैं ताकि टेस्टोस्टेरोन बने, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टेस्टोस्टेरोन फिर क्या करता है जी, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी जरूरी है, ये मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स को डेवलप करने में भी जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो ये आपने, ये स्लाइड आपने लाजमी करनी है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है। स्टोरेज मैच्योरेशन कहाँ पे होती है, एपिडिडमस में होती है। एनर्जी स्पम्स की मूवमेंट के लिए कहाँ से आती है, तो हमने पढ़ा था सेमिनल वेजिकल का जो फ्लूइड होता है इसमें फ्रुक्टोज होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होते हैं। काउपर ग्लैंड लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल, ये सारी रिवीजन है जो आपने इसको एक बार देख लेना है। अब आते हैं जी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लगभग इतने ही पार्ट्स यहाँ भी मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले जी यहाँ पर हमारे पास कुछ ओवल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जी ओवरी, ठीक है। वहाँ पे हमने टेस्टिस कहा था, मेल गोनैड्स। तो फीमेल बॉडी में जो गोनैड्स होते हैं हम कहते हैं फीमेल गोनैड्स, और उस फीमेल गोनैड का नाम क्या है, डेट इज ओवरी। तो वहाँ पे टेस्टिकल्स थे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओवरीज जो है वो मौजूद है। ये फर्स्ट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फिर आप देखेंगे जी यहाँ से जो है वो कुछ इसी ओवरी के साथ यहाँ से कुछ ट्यूब जो है वो निकल रही है। ये एक ट्यूब यहाँ से निकल रही है। ये जो ट्यूब है इसको हम डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब, ओविडक्ट, इसके काफ़ी सारे नेम्स हैं। तो पहला पार्ट है ओवरी, दूसरा पार्ट है फिलोपियन ट्यूब। फिर आप देखें यहाँ पर कि दोनों जो इस साइड वाली जो फिलोपियन ट्यूब है, इस साइड वाली जो फिलोपियन ट्यूब है, ये दोनों सेंटर में आके मर्ज हो रही हैं, ठीक है। और जहाँ पे ये मर्ज होती हैं तो तीसरा पोर्शन बनता है जिसको हम यूट्रस का नाम देते हैं, ठीक है, यूट्रस, ठीक है। ये जो यूट्रस है, ये जो कॉमन ट्यूब बन गई है यहाँ पर, ये फिर बॉडी के बाहर ओपन होती है थ्रू ये जो ओपनिंग है इसको हम कहते हैं विजाइना, ठीक है, विजाइना। ये हमारे पास है फोर्थ पार्ट। तो वहाँ पे यूरेथ्रा था, मेल बॉडी के अंदर यूरेथ्रा था, एक्सटर्नल ओपनिंग जो ट्यूब थी जो बॉडी के बाहर ओपन होती है। फीमेल बॉडी में जो है एक्सटर्नल ओपनिंग जो है उसको हम विजाइना का नाम जो है वो देते हैं। ये विजाइनल ओपनिंग है, ये उसकी केनाल है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान, यूट्रस और विजाइना के दरमियान, फिर यहाँ पर एक बैरियर भी होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सर्विक्स। तो ये एक सब पार्ट में आप इसको ले सकते हैं, पार्ट भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो लगभग यहाँ भी 4 से 5 पार्ट्स फीमेल बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। मेन आपको समरी अगर मैं बताऊँ तो ओवरी के अंदर यहाँ पे होगी एग की प्रोडक्शन, ओवम की प्रोडक्शन, ठीक है।
अब वो एग पूरे तरह से तो नहीं होता, सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। बहरहाल अभी हमने इतना याद रखना है कि ओवरी के अंदर होती है एग की प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये जो एग है ये फिर ओवरी से रिलीज होकर ही आ जाता है फलोपियन ट्यूब में, इस अमल को हम कहते हैं ओवुलेशन, ठीक है। फिर अगर इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, अगर स्पर्म अवेलेबल होगा तो फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? फलोपियन ट्यूब में होती है। फिर जब फर्टिलाइजेशन होती है जाइगोट बनता है, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है वो फिर एम्ब्रियो फलोपियन ट्यूब से होता हुआ आकर यूट्रस में यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है एंडोमेट्रियम, आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे फिर आगे डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो ये सर्विक्स डायलेट करता है और थ्रू वेजाइना जो बेबी होता है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। इसीलिए तो चूंकि वो वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज होता है, उसकी बर्थ होती है, इसलिए वेजाइना को हम बर्थ केनाल भी कहते हैं। तो ये एक समरी है ओवरऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में जो है वो डिस्कस करते हैं, सबसे पहले है जी हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सबसे जो पहला है हमारे पास वो है जी गोनैड्स, ठीक है। क्या है जी हमारे पास? गोनैड्स। अब गोनैड की जो शेप है, ठीक है, ओवरीज जो हैं इनकी जो शेप है वो क्या होती है? ओवल होती है। अभी हमने देखा लेंथ कितनी होती है? 3 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। अच्छा, फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ओवरी के जो फंक्शंस हैं उसमें क्या क्या शामिल है? नंबर 1 है एग की प्रोडक्शन करना, ठीक है, ओवम की प्रोडक्शन करवाना। सेकंड, ओवरी के अंदर हार्मोन्स भी बनते हैं, ओवरी हार्मोन भी सिक्रिएट करते हैं। इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इनके फंक्शंस भी हम आगे पढ़ेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, एट बर्थ फीमेल ओवरीज जो होती हैं कंटेन लगभग 2 मिलियन फॉलिकल्स ईच, मतलब हर ओवरी के अंदर एट बर्थ हम बात करें, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो फीमेल बॉडी है उसमें जो ओवरीज होती हैं हर ओवरी में लगभग 2 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं। और ठीक है, और ये जो फॉलिकल्स होते हैं इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं? इनके अंदर मौजूद होते हैं, हर फॉलिकल के अंदर क्या मौजूद होता है? प्राइमरी oocyte जो है वो मौजूद होता है। हर फॉलिकल के अंदर क्या मौजूद होता है? प्राइमरी oocyte जो है वो मौजूद होता है। ये आपने याद रखना है, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ओनली अबाउट 500 फॉलिकल्स मेच्योर ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ। अब बर्थ के टाइम पर हर ओवरी के अंदर 2 मिलियन फॉलिकल्स थे, ठीक है, हर फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte सेल मौजूद थे। लेकिन जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ मतलब पुबर्टी की स्टेज पर आती है तो उसके बाद लगभग पुबर्टी के बाद रिप्रोडक्टिव जो टाइम होता है उसमें लगभग 500 फॉलिकल्स ही मेच्योर हो पाते हैं। आउट ऑफ 4 मिलियन जो दोनों ओवरीज में 500 फॉलिकल्स ही जो है वो मेच्योर हो पाते हैं। और ये मेच्योर कब होंगे? पुबर्टी से ये इनकी मेच्योरेशन स्टार्ट होगी अंटिल मेनोपास। जब फीमेल में एग प्रोडक्शन का सिलसिला जो है वो रुक जाता है उस कंडीशन को हम मेनोपास कहते हैं। ईच मेच्योर फॉलिकल रिलीज एन ओवम, तो जब फॉलिकल मेच्योर होगा फॉलिकल के अंदर क्या था? प्राइमरी oocyte, जैसे वहां पे हमने पढ़ा था ना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो इसमें होता है प्राइमरी oocyte, वो मियोसिस 1 करेगा, मियोसिस 2 करेगा, अल्टीमेटली एग ओवम बनेगा और वो फिर ओवरी से रिलीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? इस प्रोसेस को ओवुलेशन का नाम जो है वो दिया जाता है। तो एट बर्थ कितने फॉलिकल्स हैं? दोनों ओवरीज में 4 मिलियन के करीब हैं। पुबर्टी में क्या होता है? ईच साइकिल, अब चूंकि फीमेल बॉडी में जो एग की प्रोडक्शन होती है वो साइक्लिक फॉर्म में होती है, तो और जो कि 1 मंथ में एक साइकिल चलता है, तो एक साइकिल में सिर्फ एक फॉलिकल ही सेलेक्ट होता है, मतलब वो मेच्योर होता है और आगे फिर कन्वर्ट होता है ओवम के अंदर। बाकी जो होते हैं उनको कुछ टाइम के लिए डिजेनरेट कर दिया जाता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फॉलिकल एट्रीशिया। अब फॉलिकल डेवलप कैसे होता है? अब फॉलिकल के अंदर हमने पढ़ा था, फॉलिकल के अंदर क्या मौजूद होता है? प्राइमरी oocyte। तो जैसे वहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करेगा, इससे सेकेंडरी oocyte बनेंगे, सेकेंडरी से आगे जो है वो फिर फॉलिकल जो है वो मजीद ग्रो करेगा, जिसकी डायग्राम यहाँ पर हमने यहाँ पे देखे स्लाइड के अंदर इसकी डेवलपमेंट भी दिखा दी है। देखिए जी, ये जो सिलसिला है ये है बिफोर बर्थ, ठीक है, बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले।
तो बर्थ से पहले जो होता है ओवरी के अंदर ओगोनियम सेल जो होता है वो डिवाइड करके क्या बना देता है, प्राइमरी oocyte बना देता है, ठीक है। और ये प्राइमरी oocyte हमने कहा था ये किसके अंदर मौजूद होते हैं, इनके गिर्द ना सेल्स की कवरिंग होती है, वो जो कवरिंग होती है ना सेल्स की उसको आप कह रहे होते हैं फॉलिकल, ठीक है। तो ये फॉलिकल बन गया। अब फॉलिकल के अंदर क्या मौजूद है, प्राइमरी oocyte, यही तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एट बर्थ हमने कहा था एट बर्थ कितने फॉलिकल्स होते हैं, 4 मिलियन फॉलिकल्स बोथ ओवरीज के अंदर, ठीक है। और उन फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte होता है, ठीक है। अब हो जाएगी जब बर्थ हो जाएगी, बर्थ के बाद पुबर्टी से, अब जैसे ही पुबर्टी की स्टेज आएगी तो क्या होगा, जो फॉलिकल्स होंगे ओवरी के अंदर वो क्या होंगे, मेच्योर होंगे। कैसे होंगे, अब लेट से एक हम प्राइमरी oocyte, अब ये कितने होंगे टोटल, 4 मिलियन होंगे दोनों ओवरीज में, ठीक है। अब उसमें से लेट से एक हम ले लेते हैं क्योंकि हमने कहा था एक साइकिल में एक ही फॉलिकल मेच्योर होता है। अब ये लेट से एक फॉलिकल हमने ले लिया जिसके अंदर प्राइमरी oocyte मौजूद है। अब वो मियोसिस 1 करेगा, मियोसिस 1 करके क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte बनाएगा और एक छोटा सेल बनाएगा जिसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, वेस्ट सेल होता है, खत्म हो जाता है। जो सेकेंडरी oocyte बनेगा वो करेगा मियोसिस 2, ठीक है। सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 करेगा, लेकिन कहां तक करेगा, मेटाफेज 2 तक। मेटाफेज 2 तक ये मियोसिस 2 करेगा और रुक जाएगा, वहां पे स्टॉप हो जाएगा। मतलब मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगी, मियोसिस 2 मेटाफेज 2 स्टेज पर ही जो है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। और ये सेकेंडरी oocyte, ये जो सेकेंडरी oocyte है जो मेटाफेज 2 पर जो है वो रुका हुआ है, ये ओवरी से रिलीज होगा, ये ओवरी से रिलीज होगा ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन और चला जाएगा किसमें, ओविडक्ट में, जहां पर अगर स्पर्म अवेलेबल होगा तो इसकी क्या हो जाएगी। अब जैसे ही स्पर्म जो है वो आकर हिट करेगा इस सेकेंडरी oocyte को, ठीक है, जो कि मेटाफेज 2 पे रुका हुआ है, तो इसके अंदर जो मेटाफेज 2 है वो रीस्टार्ट हो जाएगी। मेटाफेज 2 होगी, एनाफेज 2 होगी, टेलोफेज 2 होगी, ठीक है। सारा मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, मियोसिस 2 कंप्लीट होगी अगर फर्टिलाइजेशन होती है, अगर स्पर्म अवेलेबल होता है, फिर अगेन एक वेस्ट सेल बनेगा, ये डाई हो जाएगा और जो दूसरा जो सेल होगा, ठीक है, वो स्पर्म के साथ मिलकर क्या बना देगा, जाइगोट जो है वो बना देगा। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है कि जब हम ये कहते हैं कि जी ओवरी से एग रिलीज होता है, तो ओवरी से जो एग रिलीज जो होता है ना वो बेसिकली किस स्टेज पर होता है, वो सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 स्टेज पर होता है। ये थोड़ी सी आपने जो है वो याद रखना है। और दोनों ओवरीज में एग की प्रोडक्शन नॉर्मली एक साइकिल में एक ही ओवरी जो है वो एग की प्रोडक्शन करती है। अगर एक मंथ में राइट साइड की ओवरी एग की प्रोडक्शन कर रही है तो नेक्स्ट मंथ में लेफ्ट साइड की ओवरी जो है वो एग की प्रोडक्शन कर रही होती है, ठीक है। तो नॉर्मली एक टाइम में एक ही एग बनता है या सेकेंडरी oocyte बनता है जिसको फिर ओवरी जो है वो रिलीज करती है। इस चीज का आपने थोड़ा सा इसको याद रखना है, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte जो है ये फिर सारा वो साइकिल जो है वो बताया हुआ है जी। सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोसिस 2 स्टार्ट मियोसिस 2 बट स्टॉप एट मेटाफेज 2। तो सेकेंडरी oocyte जो होता है वो मियोसिस 2 तो स्टार्ट करता है लेकिन वो मेटाफेज 2 पे ही रुक जाती है, ठीक है। तो इस स्टेज पर अब वो जो सेकेंडरी oocyte बना हुआ है, लेट्स से ये सेकेंडरी oocyte है, तो इसके गिर्द जो फॉलिकल्स की कवरिंग होगी उसको हम कहेंगे टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टर्शरी फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या मौजूद होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। तो जब ओवुलेशन के दौरान ये सेकेंडरी oocyte जब ओवरी से रिलीज हो जाता है, जिसे हम ओवुलेशन कहते हैं, तो पीछे ये जो फॉलिकल की जो कवरिंग होती है ग्राफियन फॉलिकल, ये कन्वर्ट हो जाती है येलो कलर के स्ट्रक्चर के अंदर, इसको हम कहते हैं कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम ये भी हम आगे चल के जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ओवुलेशन में क्या होता है, मेच्योर फॉलिकल, मेच्योर फॉलिकल का नाम क्या है ये याद रखिएगा। मेच्योर फॉलिकल का नाम क्या है, मेच्योर फॉलिकल को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल उसको हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉलिकल जो है ये जब सेकेंडरी oocyte को क्या करेगा, रिलीज कर देगा किस में, ओविडक्ट में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओवुलेशन। तो ये जो फॉलिकल की जो कवरिंग, फॉलिकल इज अ कवरिंग अराउंड ये जो सेकेंडरी oocyte हैं, प्राइमरी oocytes हैं, ठीक है। ये जो फॉलिकल पीछे जो कवरिंग बचेगी वो किस में कन्वर्ट होगी, जैसे कि मैंने पहले बताया वो एक येलो कलर के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी जो ग्लैंड का काम करेगा, कार्पस लूटियम। ये कार्पस लूटियम क्या करता है, फिर एक हार्मोन सिक्रीट करना शुरू करता है, प्रोजेस्टेरोन,
ठीक है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो उस टाइम पे यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम जो बेबी बैग बना होता है ये उसको मेंटेन रखने का काम करता है। सेकंड, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो एम्ब्रियो बनता है उसको इम्प्लांट करने में और फिर आगे प्रेगनेंसी पीरियड को कंटिन्यू करने में भी ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने याद रखना है कि जो खाली फॉलिकल की टर्म यूज होती है तो उसमें प्राइमरी फॉलिकल होता है, ठीक है। अगर प्राइमरी ओसाइट होता है, अगर टर्शरी फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल या मेच्योर फॉलिकल की टर्म यूज होती है तो उसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट मौजूद होता है। ये आपने टर्म याद रखनी है। अच्छा जी, सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, यूट्राइन डक्ट भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये ट्यूब ओवरी के साथ जो है वो कनेक्ट होती है, आपने डायग्राम में देखा ही था पहली स्लाइड के अंदर ही, ठीक है। काफ़ी इसका जो शुरू वाला हिस्सा होता है वो काफ़ी वाइड होता है, काफ़ी चौड़ा होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एम्प्यूला, और यही वो जगह होती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो ओविडक्ट का, फेलोपियन ट्यूब का जो शुरू वाला हिस्सा होता है उसको हम एम्प्यूला कहते हैं, और यही वो जगह होती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है। तो फंक्शंस क्या हैं? फंक्शन ये है कि ओवुलेशन के दौरान ओवरी से जो ओवम आता है उसको रिसीव करते हैं। ओवम क्या है एक्चुअली में? सेकेंडरी oocyte जो मेटाफेज 2 पर जो है वो एरेस्ट पोजीशन में है। फर्टिलाइजेशन जब होगी, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी? एम्प्यूला के अंदर होगी, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो वो जो फर्टिलाइज्ड एग होगा जिसको हम जाइगोट कहते हैं उसको फिर लेकर जाएगा, ट्रेवल करके फेलोपियन ट्यूब किस में भेज देगी? यूट्रस के अंदर भेज देगी, जहाँ पे हमने कहा था कि जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा वो यूट्रस में जाके जो बेबी बैग बना हुआ है, जो एंडोमेट्रियम बना हुआ है उसमें इम्प्लांट होगा, देन प्रेगनेंसी पीरियड जो है वो शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, बिसाइड फर्टिलाइजेशन द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज, फर्टिलाइजेशन के अलावा दूसरा काम क्या है फेलोपियन ट्यूब का? तो भी हमने पढ़ा कि इसका काम क्या है? ओवम को ट्रांसपोर्ट करना टूवर्ड यूट्रस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओवम को ये यूट्रस में जो है वो आगे जो है वो सेंड करती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है जी? ये भी पिछले साल ही एमसीक्यूज में है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, और अगर कौन से पार्ट में होती है? एम्प्यूला के अंदर होती है। डेट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अब देखिए काफ़ी सारी एमसीक्यूज इसी स्लाइड से आए हुए हैं। विच सेल ऑफ द फेलोपियन ट्यूब मॉइस्चन एंड नरिश द ओवम, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो ओवम को नरिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि ओवम भी एक लिविंग सेल है। वो कौन से सेल्स होंगे जो ये काम करते हैं? तो वो हैं जी हमारे पास एंडोमेट्रियल सेल्स। एंडोमेट्रियल सेल, इसको चेक कीजिएगा, मुझे इसका आंसर कंफर्म नहीं है तो मैं आपको गलत आंसर नहीं बताऊंगा, इसको चेक कीजिएगा। हम इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जो पिन जो है वो कर देंगे। अच्छा जी, एंडोमेट, उसके बाद है यूट्रस, थर्ड पार्ट है यूट्रस, वोम्ब भी इसको कहा जाता है, ठीक है। शेप इसकी इन्वर्टेड होती है, पियर शेप, लेंथ इसकी लगभग 3 इंच होती है, विड्थ इसकी 2 इंच है। वॉल कैन एक्सपैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये जो वॉल है, ठीक है, एक्सपैंड कर सकती है 20 टाइम्स मोर, क्योंकि इसमें वॉल में होते हैं स्मूथ मसल्स। मेन फंक्शन क्या है? यूट्रस का एम्ब्रियो को रिसीव करना, उसको अपने अंदर रिटेन करके रखना और उसको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पीरियड उसको नरिश करना। 3 पार्ट्स होते हैं यूट्रस के। फंडस, इसका ऊपर वाला जो जहाँ से ये मर्ज होता है, ठीक है, अपर डोम शेप पार्ट, फिर उसके बाद बॉडी मिडल वाला पार्ट है, और फिर उसके बाद जो है सर्विक्स जो कि इसका नैरो लोअर पार्ट है, जो हमने पढ़ा था बैरियर का काम करता है, और ये फिर आगे वेजाइना में ओपन होता है और आमतौर पे ये क्लोज होता है बाया म्यूकस प्लग। यूट्रस में जो वॉल्स हैं वो कौन सी होती हैं? तो पेरीमेट्रियम है, बाहर वाली वॉल, ठीक है। मायोमेट्रियम है, मायो मीन मसल, ठीक है, स्मूथ मसल्स होंगे। एंडोमेट्रियम सॉफ्ट स्पंजी नेचर के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, जिसकी हम बार बार जो है टर्म यूज कर रहे थे, एंडोमेट्रियम। विच लेयर ऑफ यूट्रस नरिशेज द एम्ब्रियो आफ्टर इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो कौन सी लेयर है यूट्रस की जो कि नरिश करती है एम्ब्रियो को आफ्टर इम्प्लांटेशन? तो सर्विकल है, अभी हमने पीछे जो है वो पढ़ी थी, ये हमने ट्यूब सारी डिस्कस की, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हम, तो इसका जो आंसर है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है
जी, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इसका वो है जी एंडोमेट्रियम। ठीक है, इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है डेट इज़ एंडोमेट्रियम। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। लास्ट पार्ट है वेजाइना, जिसको हमने बर्थ कैनाल भी कहा था। थिन वॉल ट्यूब होती है जी, इट इज़ अ थिन वॉल ट्यूब, 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है। पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है, और कॉपुलेशन के लिए भी, एंड जो डिलीवरी है वो भी वेजाइना के थ्रू हुई होती है, इसलिए हम इसको बर्थ कैनाल कहते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास है तीसरा जो टॉपिक है वो है जी मेंस्ट्रुअल और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ हमारे पास ग्राफ्स की फॉर्म में कुछ पिक्चर्स हैं, वहाँ से काफ़ी सारे MCQs आते हैं। तो अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करें, तो इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 28 डेज होती है। ठीक है, और जब ये साइकिल स्टार्ट होता है तो इस दौरान क्या होता है, बहुत सारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आती हैं। कहाँ पर आती हैं? ओवरी के अंदर आएंगी एग की प्रोडक्शन के लिए, ओवेरियन साइकिल। साइकिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्रोसेस एवरी 28 डेज रिपीट होगा। यूट्रस के अंदर जो है वो चेंजेस आएंगी, तो उसको हम कहेंगे यूट्राइन साइकिल, क्योंकि उसके अंदर एंडोमेट्रियम फॉर्मेशन होगी। ठीक है, मायोमेट्रियम, हमने जो वॉल्स पढ़ी थी। ह्यूमन्स हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, अब यहाँ पर एक टर्म आपने जो है वो याद रखनी है कि ये जो टर्म है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सिर्फ ह्यूमन्स के अंदर ही, ह्यूमन फीमेल्स के लिए यूज़ होती है, जबकि जो ह्यूमन्स के अलावा जो बाकी मैमल फीमेल्स हैं उनमें हम टर्म यूज़ करते हैं एस्ट्रस साइकिल। रीज़न क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें जो ओवुलेशन होती है वो अंडर हार्मोनल कंट्रोल होती है, लेकिन एस्ट्रस साइकिल में जो ओवुलेशन होती है इट इज़ ट्रिगर्ड, इट इज़ स्टिमुलेटेड बाय फिजिकल मेटिंग। ठीक है, तो उसमें फिजिकल मेटिंग इन्वॉल्व होती है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओवुलेशन है वो अंडर हार्मोनल कंट्रोल होती है। इसलिए ह्यूमन्स में हम टर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल यूज़ करते हैं, लेकिन ह्यूमन्स के अलावा जो बाकी मैमल फीमेल्स हैं उनमें हम टर्म जो है वो यूज़ करते हैं एस्ट्रस साइकिल। अच्छा जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे हमने कहा कि नॉर्मली ये साइकिल एवरी 28 डेज जो है वो होता है। मे बी इसकी जो, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू है, ये कम ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, स्ट्रेस है, मेल न्यूट्रिशन एट्सेट्रा। स्टार्ट कब होता है जी ये साइकिल? एट पुबर्टी। पुबर्टी से जो है वो शुरू होगा। ठीक है, जो हमने पीछे वो पढ़ा था कि कैसे एग की, ओवम की फॉर्मेशन होती है, और अनटिल मेनोपाज। ठीक है, जब एग की प्रोडक्शन बंद हो जाती है। साइकिल की बात करें तो साइकिल जो है काउंट स्टार्ट। अच्छा, अब साइकिल स्टार्ट कब होगा? ठीक है, इसको हम कंसीडर कब करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग। इस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन, जब ब्लीडिंग होगी तो जिस दिन से ब्लीडिंग शुरू होगी वो कंसीडर होगा डे 1 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इसकी फिर आगे 4 स्टेजेस हैं, वो भी हम बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हमने कहा जी इस साइकिल की टोटल जो है वो 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन स्टेजेस को भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास हमने पढ़ा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होगा? इट स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ ब्लीडिंग। तो जिस दिन से ब्लीडिंग शुरू होगी वो डे 1 कंसीडर होगा। ठीक है, और ये जो स्टेज होती है इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, और ये जो फेज होती है इस फेज को फिर हम नाम दे देते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। इसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये पहली स्टेज होगी, ठीक है, जो डे 1 से शुरू हो जाएगी, और ये डे 1 से लगभग जो है 4 to 6 डेज तक जो है वो चलती है। उसके बाद फिर फोलिकुलर स्टेज आ जाती है, इसमें फिर फोलिकल्स मेच्योर होना शुरू हो जाती है। जब ये स्टेज खत्म होगी तो फिर फोलिकल्स की मेच्योरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हाँ बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। फोलिकुलर स्टेज ये 14 डे तक जो है वो चलेगी, 14 डे तक। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज जो है, जो हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज है, ये जाएगी 2 to 4 डेज। ठीक है, ये लगभग जो है डे 1 से लेकर डे 4 तक जो है वो जाती है। फोलिकुलर फेज जाती है 14 तक। ठीक है, उसके बाद फिर 14 डे जो होता है, अगर 28 डे का जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसका हाफ आप कर दे 14 डे पर जो है वो क्या होगी? ओवुलेशन होगी। इसको आप ओवुलेशन फेज भी कह सकते हैं, थर्ड स्टेज भी आप इसको कह सकते हैं। और इसके बाद जो फिर नेक्स्ट स्टेज होती है उसको हम कहते हैं पोस्ट ओवुलेशन फेज या सिक्रेटरी फेज, उसको हम नाम देते हैं। ठीक है, अब इस पूरे साइकिल में 4 हार्मोन्स जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक है FSH हार्मोन। ठीक है, ये डेज अभी मैंने सिर्फ रफ वैल्यूज बताई हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे एग्जैक्ट जो डेज हैं। FSH हार्मोन है,
फिर एस्ट्रोजन हार्मोन है, LH हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। अगर आपको याद हो तो 2-3 स्लाइड्स पहले हमने एक स्लाइड पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये बेसिकली ओवरी जो है इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। तो ओवरी का काम सिर्फ एग फॉर्मेशन करना नहीं है, ओवम बनाना नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी करना है। जबकि ये FSH हार्मोन, ये LH हार्मोन, ये अल्टीमेटली कहाँ से आ रहे होते हैं? ये आ रहे होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि अंडर दी कंट्रोल होता है ऑफ हाइपोथैलेमस। अच्छा, अब ये डेज के साथ साथ ये जो ड्यूरिंग स्टेजेस इन हार्मोन्स में जो फ्लक्चुएशंस हैं उसका ग्राफ दिखाया गया है। दूसरी तरफ यूट्रस, ये ओवरी के अंदर चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, ये ओवरी में चेंजेस आ रही हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसीलिए इसको हम कहेंगे ओवेरियन साइकिल, ठीक है। और ये यूट्रस के अंदर वो जो वॉल बनती है जिसे आप यूट्राइन वॉल कहते हैं, ये यूट्रस वॉल जो है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज में यूट्रस वॉल डैमेज हो जाती है, ठीक है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुएशन का नाम देते हैं, इसमें ब्लीडिंग होती है, फिर से ये वॉल दोबारा से बनना शुरू हो जाती है। आप देखिए जैसे जैसे साइकिल आगे की तरफ प्रोग्रेस करता जा रहा है तो ये जो वॉल है ये थिक होती जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा इस ग्राफ को बहुत ही ध्यान से जो है, ये हम स्लाइड्स पढ़ेंगे तो ये ग्राफ याद करना थोड़ा और आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे काफ़ी सारे MCQs जो हैं वो पूछे जाते हैं। पहले हम स्टेजेस को डिस्कस कर लेते हैं, 1 बाय 1। मेंस्ट्रुअल फेज़ है, फिर फोलिकुलर फेज़ है। मेंस्ट्रुअल फेज़ में क्या होगा? ब्लीडिंग होगी, फिर उसके बाद जब ब्लीडिंग खत्म हो जाएगी तो फिर फोलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाएगी। फोलिकुलर फेज में क्या होगा? फॉलिकल मैच्योर होगा, अल्टीमेटली ओवुलेशन होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर पोस्ट ओवुलेशन फेज होती है, सेक्रेटरी फेज होती है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हो रही है ओवुलेशन, ठीक है, ओवुलेशन। ये फॉलिकल मैच्योर हो चुका है। क्या नाम था मैच्योर फॉलिकल का? ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, टर्शरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल। यहाँ से देखिए ये सेकेंडरी oocyte, जिसको हम ओवम ही पढ़े होते हैं, ये सिक्रीट हो जाता है। तो हमने कहा था जब ओवम सिक्रीट हो जाता है, ओवम जब सिक्रीट हो जाता है तो उस वक्त जो टर्शरी फॉलिकल पीछे बचते हैं वो एक येलो कलर के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्पस लूटियम। और हमने कहा था कि कार्पस लूटियम कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो आप देखें कि पोस्ट सिक्रेटरी फेज में, या पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पोस्ट ओवुलेशन फेज में या पोस्ट सेक्रेटरी फेज में किस हार्मोन की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रही है? तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रही होती है, ठीक है। ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये फिर आगे सारा जो प्रेगनेंसी पीरियड, सारा जो प्रोसेस है उसको ये हैंडल करता है। एक और चीज याद रखिएगा, ओवुलेशन कब होती है? तो आप देखिए कि ओवुलेशन के वक्त इस हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, यहाँ पे LH हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन। ये अब ये लुटेनाइजिंग हार्मोन हमने मेल में भी पढ़ा था, वहाँ पे इसका फंक्शन डिफरेंट था। यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है? यहाँ पे इसका फंक्शन है ओवुलेशन करवाना, ओवुलेशन करवाना, ठीक है। FSH की प्रोडक्शन देखें तो ब्लीडिंग फेज से जो है वो FSH की प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये फोलिकुलर फेज में इसकी मिकदार सबसे ज़्यादा है। तो FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यही तो वो हार्मोन है जो फोलिकल्स की क्या करवाता है? स्टिमुलेशन करवाता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो जब ये हार्मोन अल्टीमेटली पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है ओवरी के अंदर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करवाने के लिए, तो एस्ट्रोजन, ओवरी क्या करती है? रिस्पॉन्स में एस्ट्रोजन हार्मोन बनाना शुरू करती है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का काम करते हुए FSH की प्रोडक्शन को एक तो इनहिबिट करता है, और दूसरा ये क्या करता है? ये जो यूट्रस के अंदर जो वॉल होती है उसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस भी जो है वो शुरू करता है। ये वजह है कि आप देखें यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जब एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा है तो आप देखिए FSH का लेवल कम है, क्योंकि एस्ट्रोजन की वजह से FSH की प्रोडक्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब एस्ट्रोजन कम था तो FSH ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही एस्ट्रोजन प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हुई तो आप देखिए साथ ही FSH की प्रोडक्शन कम होना शुरू होगी। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने लाजमी याद रखने हैं, किस फेज में कौन सा हार्मोन ज़्यादा होगा। अब देखिए MCQs क्या है जी? इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली ओवुलेशन, ठीक है, ओवुलेशन अकर्स
एट डे। तो ह्यूमन फीमेल में नॉर्मली जो ओवुलेशन है वो कब होती है, तो अगर हम 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंसीडर कर रहे हैं तो 14 डे पर क्या हो जाएगी, ओवुलेशन हो जाएगी। और इसमें हार्मोन कौन सा इन्वॉल्व होगा, LH हार्मोन इन्वॉल्व होगा। तो 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज की तरफ आते हैं, तो कौन सी थी पहली स्टेज, मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये स्टेज जो है ये डे 1 से डे 5 तक हो सकती है, ये एवरेज वैल्यूज हैं, कम ज्यादा हो सकती हैं। तो डे 1 से जो फेज है आपकी वो है मेंस्ट्रुअल फेज। अब इस फेज में क्या होता है, इस फेज में वो जो आपने देखा था यूट्रस के अंदर वो जो एंडोमेट्रियम बना होता है, जो बेबी बैग बना होता है, वो वॉल जो होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। एंडोमेट्रियम इज शेड, ठीक है, वो टूटना शुरू हो जाता है। तो ये जब डीटैच होता है, यूट्रस से अलहदा होता है, तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, वो भी डैमेज होती है, तो ब्लड भी साथ जो है वो बॉडी से पास आउट होता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, यूट्रस के अंदर वो जो एंडोमेट्रियम जो बना होता है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, और उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, और ये सारा मटीरियल जो ये सारा डेब्रिस है विद ब्लड ये बॉडी से पास आउट होता है। तो ये जो ब्लीडिंग स्टेज है इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। ये लगभग जो है वो 3 से 5 दिन तक जो है वो कंटिन्यू रहती है, ठीक है। और इसकी वजह क्या है, सवाल है मेंस्ट्रुअल फेज कब होगी, तो इट अकर्स ड्यू टू, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने लाजमी याद रखना है, ड्यू टू लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों की कम मिकदार की वजह से ये फेज जो है वो होती है, ठीक है। जबकि जो गोनेडोट्रोपिन्स हैं, ठीक है, एंड FSH बिगन टू राइज इन दिस फेज, FSH की प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होगी। अब देखें जरा डायग्राम की तरफ आए, डायग्राम की तरफ आए, तो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फेज में, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। अब देखिए ये हमारे पास है, ये हमारे पास है मेंस्ट्रुअल फेज। अब मेंस्ट्रुअल फेज में क्या पढ़ा हमने, एस्ट्रोजन है, ये जो येलो लाइन है ये एस्ट्रोजन को रिप्रेजेंट, अब देखिए एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ही कम है, एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बहुत ही कम है। दूसरी तरफ प्रोजेस्टेरोन जो कि डार्क ब्लू कलर है, ये भी आप देखें इसका लेवल भी बहुत कम है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमने कहा था FSH की प्रोडक्शन क्या होना शुरू हो जाती है, वो राइज करना शुरू कर देती है। तो ये 3 लाइनें आपने लाजमी याद रखनी है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल, ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है, प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो कम होता है, जबकि FSH जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, राइज होना शुरू हो जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। आगे हम कुछ MCQs भी इस हवाले से सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है सेकंड और थर्ड फेज इकट्ठी ही हमने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज या इसको हम फोलिकुलर फेज भी कहते हैं, ठीक है, फोलिकुलर फेज भी कहते हैं। इसमें फोलिकल्स प्रोलिफरेट करते हैं, आगे मतलब प्रोसेस कंटिन्यू होता है, फोलिकुलर फेज भी पढ़ते हैं इसको। एंड ओवुलेशन फेज, ठीक है। अब जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होगी तो अगले ही दिन से प्रोलिफरेटिव फेज, फोलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाएगी, और जिसका एंड किस पे होगा, ओवुलेशन पे होगा। तो क्योंकि FSH बढ़ना शुरू हो गया था, पिछली फेज में ही हमने पढ़ा था, तो FSH की प्रोडक्ट बढ़ने की वजह से क्या होता है, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स पड़े होते हैं, आपको याद है हमने कहा था फॉलिकल्स के अंदर प्राइमरी oocyte होते हैं, वो फिर मियोसिस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो फॉलिकल्स जो है वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, ग्रो होना शुरू। ये FSH हार्मोन ओवरी में जाकर जो फॉलिकल पड़े होते हैं उनको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। लेकिन याद रखना एक साइकिल में सिर्फ एक ही फॉलिकल मैच्योर होता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये जो फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है तो उसको आप क्या कहते हैं, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल। और इसके अंदर हमने पढ़ा था इसके अंदर क्या मौजूद होता है, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte जो है वो मौजूद होता है, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte जो है वो मौजूद होता है। अच्छा, अब FSH क्या करता है जी, स्टिमुलेट करता है ग्राफियन फॉलिकल टू सिक्रीट, ठीक है। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, ठीक है, सेकेंडरी oocyte बन गया, ग्राफियन फॉलिकल बन गया। अभी जो ग्राफियन फॉलिकल होता है इससे की वजह से एक एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। तो हमने कहा था ओवरी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, तो ओवरी में जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन करवाता है। क्यों करवाता है,
ताकि ये एक तरफ ये क्या कर सके, एक तरफ तो ये एंडोमेट्रियम की फॉर्मेशन करवा सके, यूट्रस के अंदर जो है एंडोमेट्रियम की फॉर्मेशन करवा सके, दूसरी तरफ ये क्या करेगा, एफएसएच की प्रोडक्शन को कम करवाएगा। क्यों करवाएगा? क्योंकि अब एक फॉलिकल ही तो मैच्योर करना था, अब वो फॉलिकल मैच्योर हो चुका है, उस मैच्योर होने की वजह से ही तो एस्ट्रोजन बन रहा है, तो ये एस्ट्रो अब मजीद एफएसएच की जरूरत नहीं है, लिहाजा एस्ट्रोजन क्या करेगा, एफएसएच की प्रोडक्शन को क्या करवाएगा, कम करवाएगा। ये हम पढ़ेंगे इसको। एज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन राइज, तो आप देखेंगे जैसे एस्ट्रोजन की वैल्यू बढ़ेगी तो एफएसएच जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक की वजह से कम हो जाएगा, क्योंकि अब मजीद एफएसएच नहीं चाहिए। एक ही फॉलिकल को मैच्योर करना था और जब वो फॉलिकल मैच्योर हो गया तो उसने एस्ट्रोजन हार्मोन बनाया ताकि एफएसएच की मजीद एफएसएच की प्रोडक्शन को क्या किया जाए, कम किया जाए। और यही चीज़ आप यहाँ पे स्लाइड में भी देखेंगे कि ड्यूरिंग ये जो फॉलिकुलर फेज है, ड्यूरिंग जो फॉलिकुलर फेज है, आप देखें कि जो ग्राफियन फॉलिकल, जब ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये मैच्योर फॉलिकल है, तो आप देखें एकदम से क्योंकि यही एस्ट्रोजन बनाता है तो एकदम से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से एफएसएच का लेवल कम हो जाता है। तो फॉलिकुलर फेज में आपने याद रखना है एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, एफएसएच का लेवल जो है वो उसकी वजह से कम होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसके हवाले से काफ़ी एमसीक्यूज आगे हमने करने हैं। अच्छा, अब जैसे ही एफएसएच कम होगा, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, एफएसएच कम हो रहा है, तो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करेगा, एक और हार्मोन बनाना शुरू कर देगा, एलएच। अब एस्ट्रोजन कहाँ से जा रहा है, ओवरी से जा रहा है पिट्यूटरी के पास, ताकि पिट्यूटरी एफएसएच कम करे, तो रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी एक और हार्मोन बनाना शुरू कर दी, एलएच। वो एलएच हार्मोन क्या करवाता है, प्रोलिफरेटिव फेज को खत्म करवा के वो क्या करवा देता है, ओवुलेशन करवा देता है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो डायग्राम में भी यहाँ पे मौजूद है। तो आप देखें यहाँ पे एलएच हार्मोन जो है, ये यहाँ पर एलएच हार्मोन जो है वो बनता है, जो कि ओवुलेशन करवाता है और सेकंड फेज प्रोलिफरेटिव फेज को खत्म करता है। देखिए जी, क्या है जी एमसीक्यूज, डिक्रीज लेवल ऑफ एफएसएच हार्मोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रिगर द रिलीज ऑफ। जब एफएसएच का लेवल कम होता है, और वो किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन के राइज करने की वजह से एफएसएच कम होता है। जब एफएसएच कम होता है तो उसकी वजह से फिर एक और हार्मोन रिलीज होता है, तो कौन सा रिलीज होता है, एलएच हार्मोन रिलीज होता है। ये क्या करवाता है, ये ओवुलेशन करवाता है, ठीक है, जो कि एंड स्टेज है किसकी, प्रोलिफरेटिव फेज की, फॉलिकुलर फेज की, ठीक है। Which changes occur in the endometrium during the proliferate phase of the menstrual cycle, ठीक है। जो सेकंड फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उसमें एंडोमेट्रियम के अंदर क्या चेंज आता है, इट बिगन्स टू शेड, ये तो मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर होता है, तो ये तो नहीं होगा। इट रीजनरेट एंड थिकन्स, इट बिकम सिक्रेटरी, नो चेंज, तो ऐसा नो चेंज तो नहीं होगा, ठीक है। इट बिकम सिक्रेटरी, ये भी नहीं होगा। इट रीजनरेट एंड थिकन, क्योंकि पिछली फेज में एंडोमेट्रियम शेड हुआ था, इस फेज में वो दोबारा बनेगा, रीजनरेट होगा, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी वॉल थिक होती चली जाएगी, ठीक है। अब जरा ओवरी की चेंजेस की तरफ भी आ रही, ये देखें जी, ये फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कैसे हो रही होती है इनसाइड ओवरी, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो दिखाया है। तो यहाँ पर देखें जी, ये पड़े हुए हैं फॉलिकल्स, ठीक है, ये क्या पड़े हुए हैं, फॉलिकल्स पड़े हुए हैं। कौन से फॉलिकल्स, वही फॉलिकल जो हमने कहा था कि 4 मिलियन, हर ओवरी में 2 मिलियन फॉलिकल पड़े होते हैं। वो जो फॉलिकल है ना, उसका पूरा नाम है प्राइमरी फॉलिकल। इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर मौजूद होता है प्राइमरी oocyte, जो हमने कहा था एट बर्थ ही बन जाते हैं। और जब फिर पुबर्टी स्टेज आती है, पुबर्टी पे फिर जब एफएसएच आता है, तो एफएसएच क्या करता है, इनमें से एक फॉलिकल की क्या करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है। अब देखिए, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है जिसके अंदर प्राइमरी oocyte मौजूद होता है, ये आप देखें, ये फॉलिकल अब आहिस्ता आहिस्ता, ये आप देखें, ठीक है, साइज बिग होता जा रहा है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इसमें डेवलपमेंट होती जा रही है, मियोसिस होती जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे आके ये क्या बन गया है, ग्राफियन फॉलिकल, इसको आप टर्शरी फॉलिकल भी कहते हैं। इसके अंदर क्या मौजूद होता है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या मौजूद होता है, सेकेंडरी oocyte मौजूद होता है, और फिर यहाँ से इसकी क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। याद रखिएगा, ओवम लिखा हुआ है, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो नेम है वो क्या है, सेकेंडरी oocyte, जो मेटाफेज 2 पर जो है वो एरेस्ट पोजीशन के अंदर मौजूद है। तो जो फॉलिकल पीछे बचेंगे, ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स होंगे, टर्शरी फॉलिकल, ये किस में कन्वर्ट होते हैं, येलो कलर के स्ट्रक्चर में, इसको हम क्या कहते हैं, कार्पस लूटियम। और कार्पस लूटियम हमने कहा था ये एक हार्मोन बनाता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये ओवरी के अंदर चेंजेस आ रही हैं जिसको आप
ओवेरियन साइकिल का नाम जो है वो देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल लुटेनाइजिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड ड्यू टू। LH हार्मोन कब रिलीज होता है? जब FSH की प्रोडक्शन क्या होती है? कम होती है। जब FSH की प्रोडक्शन जो है वो कम होती है, और FSH की प्रोडक्शन को कम कौन करवाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। इन अ नॉर्मल 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन वुड यू एक्सपेक्ट द LH सर्ज टू अकर? ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की किस फेज के अंदर जो है वो LH जो है उसका सर्ज होता है? कौन सी फेज के अंदर होता है? तो अभी सेकंड फेज में ही हमने पढ़ा, प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर। ठीक है, तो ये फेज जो होती है ये कब होती है? 11 to 14, क्योंकि LH यहाँ पर आकर इस टाइम पर इसका सर्ज बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट फेज है जी हमारे पास, ठीक है, सेक्रेटरी फेज या पोस्ट ओवुलेशन फेज भी कहते हैं। फिर आगे डे 14 से आगे ऑनवर्ड जो है एंड तक जो है वो फिर हमारे पास पोस्ट ओवुलेशन फेज ही होती है। आफ्टर ओवुलेशन क्या होता है? अब LH का काम तो ओवुलेशन करवाना था, काम खत्म हो गया। ओवुलेशन के बाद LH क्या करता है? स्टिमुलेट। अब यही LH क्या करता है? वो जो फॉलिकल रप्चर हुए ना, जिससे ओवम सिक्रीट हो गया है, वो जो रप्चर्ड फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स को ये कन्वर्ट करवाता है एक येलो कलर के स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं कार्पस लूटियम। तो वो कार्पस लूटियम अपने आप नहीं बन जाना, बल्कि LH, तो LH के आप दो काम बता रहे हैं। LH का पहला काम है ओवुलेशन करवाना। ओवुलेशन के बाद पोस्ट ओवुलेशन फेज में, अब ये भी याद रखना है कि किस फेज में इसका क्या काम है। पोस्ट ओवुलेशन फेज में इसका काम क्या है? वो जो रप्चर्ड फॉलिकल हैं, ग्राफियन फॉलिकल, जिससे ओवम सिक्रीट हो चुका है ड्यूरिंग ओवुलेशन, उन फॉलिकल्स को ये किस में कन्वर्ट करवाता है? कार्पस लूटियम में। कार्पस लूटियम हमने कहा था ये क्या करेंगे? फिर सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड मेनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि फिर क्या करते हैं? एंडोमेट्रियम को इस काबिल बनाते हैं, उसको मजीद वास्कुलर करते हैं, ग्लैंडुलर करते हैं, ठीक है, और उसको इस काबिल बनाते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसको एंडोमेट्रियम एम्ब्रियो को रिसीव कर सके। अगर फर्टिलाइजेशन, अब क्वेश्चन ये है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है, स्पर्म अवेलेबल नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो कार्पस लूटियम आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा? वो टूटना शुरू हो जाएगा। इसके टूटने से क्या होगा? जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से LH की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। इनके डिस्ट्रक्शन से क्या होगा? कार्पस लूटियम की डिस्ट्रक्शन से क्या होगा? बहुत ही तेज़ी से जो है वो कमी आएगी एस्ट्रोजन में, प्रोजेस्टेरोन में, क्योंकि कार्पस लूटियम से ही ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो बन रहे थे। नतीजा क्या होगा? इट काजेज द थिकेंड एंडोमेट्रियम। तो वो जो एंडोमेट्रियम बना हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा? टूटना शुरू हो जाएगा, वो शेड ऑफ होगा, और अल्टीमेटली जो मेंस्ट्रुएशन फेज है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो की हार्मोन्स यहाँ पर FSH हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, LH हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, ये चार ही हार्मोन्स हैं जो क्या क्या करते हैं हमने स्टेजेस में भी पढ़ा, यहाँ पे भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ये एक डायग्राम दी गई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि ये जी हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो एंटीरियर ग्लैंड को जो है वो क्या करते हैं? मैसेज भेजते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हमने मेल में भी पढ़ा था, जिससे एंटीरियर क्या करता है? FSH हार्मोन बनाता है। FSH जाके क्या करता है? फॉलिकल्स की स्टिमुलेशन करवाता है। तो वो जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, हमने कहा था उससे क्या होता है? फिर एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होती है। तो एस्ट्रोजन क्या करता है? ये FSH की प्रोडक्शन को क्या करवाता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए उसको कम करवाता है, जिससे क्या होता है? जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, FSH कम होता है, तो हमने पढ़ा LH हार्मोन बनता है, जो क्या करवा रहा होता है? ओवुलेशन करवा रहा होता है। ठीक है, ये डायग्राम भी आपको यहाँ पे बता दी। कुछ की टर्म्स हैं, इनको आपने देख लेना है। ओवुलेशन में क्या होता है? ओवुलेशन क्या है? सेकेंडरी oocyte का ओवरी से रिलीज होना, उसको आप ओवम भी कह रहे होते हैं। एम्प्यूला वो साइट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। इम्प्लांटेशन क्या होती है? एम्ब्रियो का एंटर हो जाना एंडोमेट्रियम में। मेनोपाज क्या है? परमानेंट सीसेशन ऑफ ओवुलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन फेज, ओवुलेशन फेज जब रुक जाती है तो उसको हम कहते हैं मेनोपाज स्टेज। लास्ट टॉपिक है जी हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो इसमें जो पहली जो हमारे पास डिजीज़ है वो है जी गोनोरिया। ठीक है, अब गोनोरिया जो है ये डिजीज़ किसकी वजह से होती है? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसका नाम है निसीरिया गोनोरियाए। ट्रांसमिशन अल्टीमेटली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए जो इन्फेक्टेड जो पार्टनर है वो ट्रांसफ़र करेगा अपने हेल्दी पार्टनर को भी, और इट कैन इन्फेक्ट बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, तो बर्थ के दौरान बेबी भी जो है वो इस बीमारी से इन्फेक्ट हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें, मेल में अगर ये होती है तो पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है, म्यूकस डिस्चार्ज होगा। फीमेल या बेबीज़ में अगर होता है तो आई इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चूँकि बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हो रही है
तो ट्रीटमेंट अल्टीमेटली क्या होगा, एंटीबायोटिक्स जो है वो रिकमेंड की जाएंगी फॉर लॉन्ग टर्म यूज़। सेकेंड है जी साइफिलस, इससे काफ़ी सारे एमसीक्यूज मल्टीपल टाइम्स जो है वो पूछे जा चुके हैं। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो भी एक बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है, ठीक है, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, स्पाइरोकीट है बेसिकली, स्पाइरोकीट, ट्रिपोनीमा पैलिडम इसका नेम है जी, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया स्पाइरोकीट है। स्टेजेस की बात करें तो ये 3 स्टेजेस के अंदर जो है डिजीज़ काज करता है, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में क्या होगा, हार्ड सोर्स बनेंगे, ठीक है, दाने से बन जाएंगे, फिर उनमें अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है रैशेज होना शुरू हो जाएंगे। टर्शरी स्टेज, लास्ट स्टेज पे क्या होगा, डैमेज टू नर्वस सिस्टम, आइज, बोन्स, ज्वाइंट, स्किन। तो बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को भी ये डैमेज कर सकता है, तो काफ़ी डेंजरस जो है ये डिजीज़ है। ट्रांसमिशन अल्टीमेटली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा। ट्रीटमेंट क्या है, डेट इज़ लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी। अगेन बैक्टीरिया है तो ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक ही आएगा। विच ऑफ द MCQs देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो अभी हमने जो पढ़ी हैं उनमें हमारे पास है साइफिलस, ठीक है, साइफिलस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो है वो डिजीज है। आगे बढ़ते हैं जी, साइफिलस इज काज्ड बाय व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया। तो अभी हमने पढ़ा था स्पाइरोकीट, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। कोकाई जो है ये ओवल शेप बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस जो हैं ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, विब्रियो जो है ये कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो स्पाइरल शेप हमारे पास आ जाएगा स्पाइरोकीट। नेक्स्ट है जी जीनाइटल हर्पस। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है जी हर्पस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2। वायरस से ये डिजीज हो रही है। सिम्टम्स क्या हैं, इन्फेक्शन होगा, सोरनेस होगी जिनाइटल एरिया पे। न्यू बॉर्न जो होगा में डैमेज आईज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, एंटी वायरल ड्रग्स लाइक जोविरेक्स है, वॉल्ट्रेक्स है, तो इसके लिए भी कुछ ड्रग्स अवेलेबल हैं। लास्ट में एड्स है जिसके बारे में हमने वायरस के चैप्टर में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है जी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह क्या है, एक वायरस है डेट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस। ये हमारे इम्यून सेल्स को, टी हेल्पर जो सेल्स हैं उनको डैमेज करता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है और पेशेंट प्रोन हो जाता है, शिकार हो जाता है बहुत सारे इन्फेक्शंस का। ट्रांसमिशन इसका भी सेक्सुअल कांटेक्ट है, ये भी एक ज़रिया है, और भी काफ़ी सारे हैं। कंटेमिनेटेड सिरिंजेस के ज़रिए भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। ट्रीटमेंट इसका कोई प्रॉपर क्योर नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, प्रॉपर क्योर नहीं है। ये थेरेपी से आप इस बीमारी की जो स्प्रेडिंग जो उसकी स्पीड है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है ये कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ थी। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ये सारे वो MCQs हैं जो कि इसी ये जो स्लाइड्स हैं इनमें जो मेन पॉइंट्स हैं जिनसे MCQs बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे जो है वो रिपीट किए, आप इनको भी एक तरह से रिवाइज कर सकते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो रिप्रोडक्शन का जो है वो चैप्टर था, ये हमारे पास कंप्लीट होता है। इसमें 4 ही टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे तरीके से आप याद कर लेंगे तो इस चैप्टर में जैसे हमने शुरू में कहा था कि 4 से 6 MCQs हर प्रोविंस के MDCAT में जो है वो पूछे जाते हैं, तो ये आपके 4 से 6 MCQs बड़ी आसानी से जो है वो तैयार हो जाए।